अस्सलाम वालेकुम। चलें स्टार्ट करते हैं। आज जो है कुछ जॉइंट्स रिलेटेड हम डिस्कशन करेंगे और ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। तो अगर ये समझ आ जाती है कि किस तरह से जॉइंट्स काम करते हैं तो एसक्यूएल की क्यूरीज़ भी इसी भी हाफ पे काम करती हैं। सही। और इसके लिए आप लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा होता है मैट्रिक के अंदर वेन डायग्राम के नाम से। वेन डायग्राम के नाम से मैट्रिक के अंदर एक टॉपिक होता है हमारा, ठीक है। तो ये उसके मतलब हम इन जॉइंट्स को अगर उसकी मदद से समझेंगे तो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं मेरे लिहाज से। फ़िलहाल हो सकता है कि आपकी अपनी कोई टेक्निक हो, आपकी मतलब कोई अलग टेक्निक हो जिसकी मदद से आप उसको इजीली कर सकते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसको थोड़ा सा वेन डायग्राम की मदद से समझाने की कोशिश करूँ। सही है। तो ज़रा देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आज क्या करना है, मैंने कुछ डेटा सेट्स यहाँ डाउनलोड किए हैं। पहला डेटा सेट हमारे पास कोर्सेज़ का है, ठीक है। कोर्सेज़ की एक CSV फाइल है, बहुत बेसिक सी है। इसमें हमारे पास क्या क्या मौजूद है, कोर्स आईडी है, कोर्स का नेम है और प्राइस है। सही। अब इसको हम रीड करते हैं। पहले मैं ओवरव्यू दिखाना चाह रहा हूँ। कोर्सेज़ है, एक कोर्सेज़ की फ़ाइल है, एक दूसरी फ़ाइल है मेरे पास स्टूडेंट CSV। ये बेसिकली डेटा कंटेन करती है ये फ़ाइल स्टूडेंट्स का जिन्होंने उन पर्टिकुलर कोर्सेज़ में इनरोल किया, ठीक है। अभी ऊपर जो हमने कोर्सेज़ की फ़ाइल देखी थी बेसिकली उसमें सिर्फ कोर्सेज़ के नाम थे कि भाई लेट से कोई एकेडमी है, कोई इंस्टीट्यूट है, वो कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है, ठीक है। वो अलग टेबल है, वो एक अलग फ़ाइल है या अलग टेबल है। ये एक न्यू फाइल है, मतलब एक सेपरेट फ़ाइल है स्टूडेंट CSV की। और इसके अंदर क्या मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास उन स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है जो उन कोर्सेज़ में इनरोल करेंगे। सही है। तो ये बात समझ आ रही है, स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ मौजूद है और बेसिकली ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उन कोर्सेज़ में इनरोल किया हुआ है, ठीक है। देखते हैं फर्दर इसको आगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास 2 मंथ्स का डेटा है। एक है मार्च का, सही है, मतलब मार्च में किन स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट की, और एक है अप्रैल का, अप्रैल में किन स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट की, ठीक है। तो टोटल 4 CSV फाइल्स हैं हमारे पास। सही है। और इनको ज़रा हमने मतलब कंबाइन करके आज काम करना है। सही है। सारा डेटा क्या है, बिल्कुल सेपरेट फाइल्स में मौजूद है। तो हम ज़रा देखते हैं आज कि हम किस तरीके से इन पर काम करेंगे। चलें, तो सबसे पहले क्या करना है हमें, कोर्सेज़ को इंपोर्ट करना है, मतलब कोर्सेज़ को रीड करना है। तो क्या करेंगे, उसके लिए क्या लिखेंगे, pd.read _CSV और यहाँ पे उस फाइल का नाम दे देंगे courses.csv और इसको सेव कर लेंगे। कोर्सेज़ वेरिएबल में हम इसको स्टोर कर लेते हैं। सही है। अच्छा, PD इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी मैंने इस सेल को एग्जीक्यूट नहीं किया। चलें दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं। सही है। अच्छा, सेकंड क्या करना है, स्टूडेंट्स वाले डेटा को भी हमने रीड करवाना है। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे आता हूँ और लेट से मैं यहाँ पे इसको बोलता हूँ स्टूडेंट्स, और यहाँ जाकर students.csv एग्जीक्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स का डेटा भी क्या हो गया है, रीड हो गया है। अभी हम आगे देखते हैं क्या क्या है इसके अंदर फर्दर। अच्छा, फर्दर क्या करता हूँ मैं, मार्च CSV, एक मार्च की फ़ाइल मौजूद है हमारे पास, ठीक है, जिसमें मार्च में जिन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की है उनका डेटा मौजूद है। तो मैंने मार्च CSV को इंपोर्ट किया और मार्च वेरिएबल में स्टोर करा दिया। एंड अप्रैल वाले को भी हम क्या करते हैं, यहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं अप्रैल, और अप्रैल में इसको डेटा को सेव करवा दिया। सही है। अच्छा, ये और भी हैं, मैच और डिलीवरी, ये इन पर भी हमने काम करना है, लेकिन देखते हैं अगर टाइम बचा तो हम इन पर काम करेंगे फिर। सही है। वरना हमारा आज जो टॉपिक है वो इन्हीं 4 फाइल से रिवॉल्व करेगा, इन्हीं पर बेस करेगा। सही है। तो फिलहाल इनको अभी हम रीड नहीं कर रहे, अभी फिलहाल हम आगे जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, डेटा का ओवरव्यू ले लेते हैं। सही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा कोर्सेज़ और इसको प्रिंट कर लूँगा। तो ज़रा देखें, अब ये वो कोर्सेज़ आ गए हमारे पास जो लेट से कोई एक इंस्टीट्यूट है वो ऑफ़र कर रहा है। सही है। तो ज़रा देखें इस पर क्या क्या मौजूद है, कोर्स आईडी है, कॉलम का नाम एक कोर्स आईडी है, एक दूसरे कॉलम का नाम कोर्स का नेम है, और फिर क्या उसकी प्राइस है। सिंपल है। तो लेट से अगर हम कंसिडर कर लें एक इंस्टीट्यूट है
ABC या XYZ कुछ भी, या सैलानी का कंसिडर कर लें, ठीक है। वो पाइथन का कोर्स अगर ऑफर कर रहा है तो उसको क्या उसने कोर्स आईडी दी हुई है 1, और प्राइस कितनी है उसकी ऑलमोस्ट 2500 रुपीज़, सही है। तो अगर आपको कोई पाइथन बोले तो जब भी प्राइस कितनी होगी 2500 ऑलमोस्ट, या अगर आपको कोई बोले कोर्स आईडी 1 में मैं इन्वॉल्व हुआ हूँ, ठीक है, तो जब भी हम उसकी क्या प्राइस निकालेंगे 2500 ही होगी, सही है। और आईडी आपको मालूम है हर चीज़ की एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो सिमिलरली हमारे पास यहाँ पे और कोर्सेज के नेम्स और उनकी आईडीज़ मौजूद हैं, ठीक है, अलॉन्ग विद द प्राइसेस के साथ सारा डेटा मौजूद है, सही है। तो ये क्या हो गया, बेसिकली ये सारे कोर्सेज का डेटा हो गया। अच्छा, हम चलते हैं ज़रा स्टूडेंट्स पे, ठीक है, और स्टूडेंट्स को प्रिंट करते हैं। तो हमारे पास तकरीबन 0 से लेकर 27 तक, मतलब 28 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं। अच्छा, ये देख रहे हैं 28 यहाँ पे दिखा रहा है, क्योंकि असल में हमने यहाँ पे स्टूडेंट को आईडी असाइन की हुई है, सही है। लेट से कोई न्यू इंस्टीट्यूट है वो बिल्कुल, तो उसने क्या किया हुआ है, उसके पास जो पहला स्टूडेंट आया है उसका नाम अब्दुल्ला था, और उसकी स्टूडेंट आईडी क्या है 1 है, और उसका पार्टनर है 23। अच्छा, पार्टनर का मतलब क्या है, लेट से कि अब्दुल्ला जो आया है ना कोर्स में इनरोलमेंट के लिए, ठीक है, और मतलब पूरे मंथ की ये इनरोलमेंट है, मतलब जो हमने देखा ना 2 मंथ से हमारे पास मार्च और अप्रैल के मंथ है जिसमें इनरोलमेंट हुई है। तो लेट से अब्दुल्ला के साथ कोई और दूसरा बंदा भी आया, मतलब बहुत सारी इनरोलमेंट हुई, लेकिन क्या हुआ, अब्दुल्ला ने अपना पार्टनर किसको बनाया हुआ है, ऐसे बंदे को जिसकी आईडी क्या है 23। तो ये आईडी 23 है स्टूडेंट आईडी, अब्दुल्ला की खुद की आईडी कितनी है 1 है, लेकिन उसके पार्टनर की आईडी 23 है, और वो कौन है, अवैस है, सही है। और अवैस का खुद पार्टनर कौन है 18 है, मतलब ये समझ लें 18 और 18 पे क्या डेटा आ रहा है हुज़ैफा। स्टूडेंट की आईडी है, हर बंदे की इटसेल्फ आईडी है, और लेट से वो किसी और बंदे को लेकर आ रहा है, ठीक है, एक दूसरे बंदे को लेकर आ रहा है, और उसको जब इनरोलमेंट हो रही है, जिस टाइम पे उसकी इनरोलमेंट हो रही है, उसको क्या आईडी असाइन की जा रही है 23 असाइन की जा रही है। बात समझ रहे हैं, मतलब डिफरेंट इसके पर्सपेक्टिव होते हैं, हो सकते हैं बोलने के। एक तो ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया कि भाई जैसे अब्दुल्ला आया, अब्दुल्ला अपने पार्टनर को लाया, उसकी आईडी कितनी है 23 है, ठीक है। तो हो सकता है अब्दुल्ला ने सबसे पहले इनरोलमेंट कराई, लेकिन अब्दुल्ला लेट से 2 वीक्स के बाद आया दोबारा से कोचिंग में या उस सेंटर में, तो पता चला भाई वहाँ पे 22 तक की ऑलरेडी इनरोलमेंट्स हो चुकी थी, रजिस्ट्रेशन हो चुकी थी। तो अब अब्दुल्ला जो बंदे को लेकर आया था, पार्टनर को लेकर आया था, अब उसको क्या आईडी मिली 23 मिली, और इसका ये नाम है, समझ रहे हैं। तो मतलब इस तरीके का यहाँ पे डेटा मौजूद है, सही। आगे बढ़ते हैं, ये हमारे स्टूडेंट्स का डेटा है। नेक्स्ट क्या था, मार्च हमने बेसिकली एक वेरिएबल बनाया जिसमें हमने मार्च का डेटा स्टोर किया हुआ है कि मार्च में किन स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हुई है, सही है, किन स्टूडेंट्स की इनरोलमेंट हुई है। तो ज़रा देखें, मार्च के अंदर कुछ नहीं मौजूद, 2 चीज़ें हैं बस, एक तो स्टूडेंट आईडी है और क्या है कोर्स आईडी, सही है। अब ज़रा समझें, स्टूडेंट आईडी हमारे पास कौन से टेबल में मौजूद है, स्टूडेंट्स के टेबल में मौजूद है, सही है। और कोर्स आईडी कौन से टेबल में मौजूद है, कोर्सेस टेबल में मौजूद है कोर्स आईडी। ये थोड़ा समझ रहे हैं, मतलब बजाय ये लोग इस तरह लिखते हैं इसको कि स्टूडेंट है यहाँ पे लेट से 23 था ना, 23 पे कौन था, अवैस था, तो अवैस का नाम यहाँ आ रहा होता, ठीक है। ऑफ कोर्स कॉलम का नाम चेंज होता फिर उस टाइम पे, लेकिन लेट से अगर यहाँ पे एक कॉलम होता स्टूडेंट नेम का, तो हमें क्या देखने को मिलता है यहाँ पे नेम ओवेस, और कोर्स आईडी उसकी 1, मतलब पाइथन देखने को मिल रहा होता, समझ रहे हैं। तो इन्होंने उस डेटा को नहीं लिखा बल्कि आईडीज़ यहाँ पे हमें लिख के बता दिए कि भाई ये जो स्टूडेंट की आईडी है उसने इस कोर्स आईडी के अंदर इनरोलमेंट करवाई है, रजिस्ट्रेशन करवाई है। यहाँ तक बात समझ रहे हैं। तो एक कोर्सेज का है टेबल, सिंपल, इसमें कोर्सेज हैं आईडी समेत, आईडी के साथ और प्राइसेस के साथ। स्टूडेंट्स का टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स के नेम हैं, उनकी आईडीज़ हैं और पार्टनर है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक मार्च का टेबल आ गया आपके सामने कि मार्च में इन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट की है। ये आपको सारे आईडीज़ मिलनी है ना, बेसिकली ये आईडीज़ वाले वो लोग हैं जिन्होंने कोर्स में इन्वॉल्वमेंट करी है। अच्छा, ये 2 मरतबा देखने को मिल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको भी समझ लें ज़रा जल्दी से कि भाई अवैस है ना, यहाँ पे अवैस ने एक तो किस कोर्स में इन्वॉल्वमेंट की है, पाइथन वाले में, और एक किस में इन्वॉल्वमेंट की है, 4 जिसकी आईडी है। तो 4 वाले का नाम देखते हैं क्या है, 4, अच्छा सॉरी, ये रहा कोर्स आईडी मशीन लर्निंग है जिसकी 4 आईडी है, ठीक है। कोर्स आईडी 4 है बेसिकली मशीन लर्निंग। तो बेसिकली उवेस ने 2 कोर्सेज में इन्रोलमेंट करी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मार्च के अंदर डबल उसका डेटा देखने को मिल रहा है,
सिमिलरली इस तरह हमें और भी डेटा स्टूडेंट्स का देखने को मिल सकता है, सिंगल भी हो सकता है, डबल भी हो सकता है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, सिमिलरली ये तो मार्च हो गया, अप्रैल में भी डेटा कुछ इसी तरह से मौजूद है। अगर अप्रैल को प्रिंट करें तो अप्रैल के अंदर भी हमारे पास स्टूडेंट्स थोड़े ज़्यादा हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी उसी तरीके का डेटा मौजूद है कि भाई 3 नंबर का स्टूडेंट आया, उसने इस कोर्स में इनरोल किया। 16 एक आईडी का स्टूडेंट आया, उसने इस आईडी वाले कोर्स में इनरोल किया। सही है? तो ओवरव्यू क्लियर होगी यहाँ तक आपको? जल्दी से बताएं, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब देखें, रियल लाइफ में बिल्कुल इसी तरीके से काम होता है कि आपका ना हर चीज़ के लिए अलग टेबल होता है, हर चीज़ के लिए अलग टेबल होता है। अब इमेजिन करें, लेट से एक स्टूडेंट है, एक स्कूल है, उसमें स्टूडेंट्स होंगे डेफिनेटली और एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं, लेकिन हम कंसिडर करते हैं स्टूडेंट्स का एक डेटा है। अब स्टूडेंट्स का एक तो अपना डेटा होगा, ठीक है। स्टूडेंट्स का अपने डेटा से मुराद कि भाई स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट की फ़ीस, स्टूडेंट की क्लास का सेक्शन, फ्लोर, ठीक है। और क्या हो सकती है? उसका स्टेटस हो सकता है, लेट से कि वो रेपुटेशन के हिसाब से क्या, मतलब किस तरह का स्टूडेंट है, एक्सीलेंट कैटेगरी में आता है या नॉर्मल कैटेगरी में आता है, एंड सो ऑन। सिर्फ उस स्टूडेंट का डेटा है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन होगा क्या होगा, उसके पेरेंट का नेम, मतलब फादर और मदर का नेम भी होगा। सही है? अब ये स्टूडेंट का टेबल में डेटा आ गया उसका, लेकिन अब लेट से उन्होंने क्या करना है, एक और डेटा कलेक्शन करनी है। उसमें क्या करेंगे, वो फादर का डेटा भी रखेंगे सारा, मदर का डेटा भी रखेंगे। तो क्या करेंगे, अब उसी टेबल को एक्सटेंड नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, फादर के लिए एक अलग टेबल बनाएंगे। अब लेट से फादर का टेबल जब बना ना, तो उसमें क्या हो रहा है, फादर का नेम आ रहा है, फादर की कंपनी आ रही है, ठीक है, और लेट से सैलरी आ रही है। फॉर एग्जांपल, होता नहीं वैसे, लेकिन कंसिडर कर लें सैलरी आ रही है और उनका एड्रेस आ रहा है। ऑफकोर्स एड्रेस उसका और स्टूडेंट वाला तो एड्रेस सेम ही होगा, लेकिन कंसिडर कर लें उसका एड्रेस आ रहा है, उसका ऑफिस का एड्रेस आ रहा है फादर के। और क्या क्या हो सकता है, लेट से कि फादर के कितनी चिल्ड्रन है, मतलब कितने बच्चे हैं, ठीक है। ये सारी डेटा आ रही है। ये फादर का एक टेबल हो गया सेपरेट, और एक मदर का टेबल हो गया। लेट से मदर की भी डिटेल्स इस तरह से कलेक्ट कर रहे हैं कि भाई मदर है तो क्या है, नाम क्या है, हाउस वाइफ है, जॉब करती हैं, एंड सो ऑन। जो भी चीज़ें उन्होंने एक और डेटा कलेक्ट कर लिया। सही है? तो 3 चीज़ें हमने देखी, 3 डिफरेंट चीज़ें कनेक्ट हो गई, मतलब अलग अलग टेबल्स में हमने इनको स्टोर करवा लिया। अब होता क्या है, मसला ये आता है कि हम कनेक्ट किस तरह करेंगे। हमें किस तरह पता चलेगा कि भाई एक लेट से स्टूडेंट है अहमद, और उस स्टूडेंट के फादर का नाम ये है और मदर का नाम ये है। मतलब थोड़ा सा हमें ट्रैक रखने में मुश्किल होगा। अभी जैसे यहाँ पे आप लोग शायद इसी कन्फ्यूजन का शिकार हो रहे होंगे कि हम कनेक्ट किस तरह करेंगे, ठीक है। अब लेट से अभी हम क्या करेंगे, आगे क्यूरीज रन करेंगे और ज्वाइंस देखेंगे। लेकिन क्या होगा, अगर आप लोग इसको नॉर्मली अभी समझे तो क्या होगा, उस स्टूडेंट वाले सिनेरियो के अंदर कि स्टूडेंट को हम, मतलब अगर मुझे निकालना है, कंबाइन करना है, स्टूडेंट्स का डेटा फादर वाले डेटा के साथ कंबाइन करना है। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट की कुछ इन्फॉर्मेशन निकालूँ और फादर के टेबल को कनेक्ट कर दूँ उसके साथ। तो ये किस तरीके से होगा, ये ज्वाइंस की मदद से होता है। और ज्वाइंस किस पे काम करते हैं, आपके पास ना एक कीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। किसका कॉन्सेप्ट होता है? कीज़ का कॉन्सेप्ट होता है। तो क्या होगा, स्टूडेंट का जो टेबल होगा उसमें एक लेट से उन्होंने फादर आईडी बना दी, फादर आईडी, ठीक है, फादर आईडी बोल के या फादर की बोल के एक कॉलम बना दिया। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, लेट से कि भाई हमारे पास लेट से एक स्टूडेंट है, उसका नाम अहमद है, ठीक है, अहमद नाम है, सही है। अच्छा, इसकी फर्दर डिटेल मौजूद है यहाँ पे, उसकी अहमद की एज है, क्लास एंड सो ऑन, ठीक है। आगे कहीं जाके क्या हुआ, एक कॉलम बनाया स्कूल वालों ने, उसको नाम क्या दे दिया, फादर आईडी। अब फादर आईडी इन्होंने यहाँ पे लिखी, लेट से 12 लिखी, ठीक है, मतलब कुछ भी नंबर हो सकता है वो, लेट से हम 1 कंसिडर कर सकते हैं, मैंने 1 ही लिख दिया, सही है। अब क्या होगा, आपके पास अभी हमने डिस्कस किया कि एक फादर का भी टेबल होगा जिसमें फादर की डिटेल होगी, फादर का नेम होगा, ठीक है, फादर की एज होगी एंड सो ऑन। इसी तरीके से यहाँ पर ना हमारे पास कोई एक कॉलम लाजमी होगा जिसमें फादर की आईडी यहाँ भी होगी। लेट से हमने वहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। तो क्या होगा, हमारा फादर आईडी यहाँ पे 1 है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसी फादर आईडी को, यहाँ पे फादर आईडी 1 मौजूद है, तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये जो अहमद स्टूडेंट है ना, सिंस इसकी फादर आईडी क्या है, 1 है, या पेरेंट आईडी कुछ भी हो सकती है, फादर आईडी इसकी 1 है, तो क्या होगा, बेसिकली हमें फादर वाले टेबल के अंदर जहाँ पे फादर आईडी 1 मिल जाए, ठीक है, बेसिकली वो फादर की डिटेल्स
किसके फादर है, अहमद के फादर की डिटेल है वो। ये बात समझ रहे हैं, लिंक किस तरह से किया जा रहा होता है, आईडी के बिहाफ पे किया जा रहा होता है। ये थोड़ी सी क्लियर हो रही है बात। एंड सो ऑन। अगर हम लेट से यहाँ पे एक और ले लेते हैं, लेट से एक बंदा है जॉन नाम है, ठीक है, एक है अब्दुल रहमान, ठीक है, और इनके फादर्स की आईडी है लेट से यहाँ पे 12 लिखते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 9 फॉर एग्जांपल। ये फादर आईडी हैं इनकी फर्दर डिटेल मौजूद होगी डेफिनेटली इन कॉलम्स के अंदर, लेकिन इनके फादर की आईडीज ये, ठीक। अब जो फादर का टेबल है डेफिनेटली बहुत बड़ा होगा, ऐसा थोड़ी कि सिर्फ एक ही बच्चे के फादर की डिटेल होगी, यहाँ पे हर किसी बच्चे के फादर की डिटेल होगी। तो लेट से यहाँ पर कहीं आके हमें फादर का नाम मिलता है, लेट से क्या लिखे नाम, मुरसलीन, ठीक है, और यहाँ पर हमें वो आईडी देखने को मिल गई, कितनी आ रही है, 12 आ रही है। तो हम ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो जॉन है ना, ठीक है, उसके फादर की जो डिटेल है बेसिकली वो कौन सी रो में मौजूद है, जहाँ पर फादर आईडी क्या देखने को मिल जाए, 12 देखने को मिल जाए। तो बेसिकली वो फादर आईडी क्या होगी, वो इस जॉन के फादर की डिटेल है। सिमिलरली क्या होगा, एक मदर आईडी भी होगी, जब हमने बात की मदर का एक अलग टेबल होगा, उनकी आईडी भी होगी, तो वो भी कहाँ मौजूद होगी हमारे पास, डेफिनेटली यहाँ पर भी लाजमी मौजूद होगी, ताकि हम क्या कर सकें, इस स्टूडेंट को मदर वाले टेबल से कनेक्ट कर सकें या लिंक कर सकें। मदर वाले टेबल के अंदर भी मदर आईडी होगी, जिस तरह फादर वाले टेबल में फादर आईडी थी, और यहाँ पर स्टूडेंट वाले टेबल के अंदर भी क्या होगी, एक मदर आईडी मौजूद होगी, ताकि लिंक हो सके। लेकिन हो क्या रहा है, बिल्कुल ठीक है, अगर हमें कंबाइन करवाना हो। अब ये ज्वाइंट्स है ना, हम ज्वाइन करेंगे टेबल्स को, तो आज हमने इन्हीं ज्वाइंट्स को स्टडी करना है कि वो किस तरह से ज्वाइंट्स परफॉर्म किए जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है? हाँ भाई, ठीक है, चले खैर। तो ये मार्च का डेटा हो गया, अप्रैल का डेटा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब हमने एक काम करना है, अब हमारे पास ये मार्च का डेटा भी है, अप्रैल का डेटा भी है, दोनों में किस तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन मौजूद है, रजिस्ट्रेशन की इन्फॉर्मेशन है कि भाई स्टूडेंट्स की ये आईडी थी और उन्होंने इस कोर्स में इनरोल किया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन है बेसिकली इनरोलमेंट का डेटा है, ठीक है। तो हम एक तो काम ये कर सकते हैं कि जब आगे डेटा हम मतलब कैरी ऑन करेंगे, ऑपरेशंस कैरी ऑन करेंगे, तो क्या होगा, हम इन इंडिविजुअल डेटा को लेके चलें, या एक ये हो सकता है कि हम ना इनको कंबाइन कर लें, दोनों डेटा को, मार्च वाले को और अप्रैल वाले को डेटा को कंबाइन कर लें, सही है, ताकि क्या हो, जितने भी इन 2 मंथ्स के अंदर स्टूडेंट्स ने इनरोलमेंट की है वो क्या हो जाए, हमारे पास एक ही न्यू टेबल में आ जाए। ये बात समझ रहे हैं मेरी? ठीक है। अभी आपके सामने मार्च और अप्रैल डिफरेंट है, मतलब सेपरेट फाइल्स हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनको कंबाइन कर सकते हैं ताकि सारा डेटा, दोनों मंथ्स का डेटा एक ही डेटा फ्रेम में आ जाए, सही। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम pd.concat फंक्शन का यूज़ करते हैं। क्या करना होता है इसके लिए हम लिखेंगे pd.concat और यहाँ पर उन वेरिएबल्स का नाम पास कर देंगे जिसमें हमने मार्च और अप्रैल का डेटा लोड किया था, सही है। मार्च और अप्रैल ही हमने उसका नाम रख दिया था, तो मैंने एक लिस्ट बनाई और उसमें ये दोनों नेम्स पास कर दिए, मार्च और अप्रैल। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें अब क्या है, हमारा डेटा काफ़ी बड़ा हो गया है और इसने क्या किया, तमाम स्टूडेंट्स और कोर्सेज़ को वर्टिकली कॉन्केट कर दिया है, मर्ज कर दिया है, अपेंड कर दिया है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं जी? मंथ वाइज क्या मतलब? हाँ, अब हमने जो पहले लिखा होगा ना वो कहाँ आएगा, वो टॉप पर आएगा, ठीक है। जो पहले हमने लिखा वो कहाँ आएगा, आपका टॉप पर आएगा, और जो आपने अप्रैल लिखा वो आपका इस डेटा के एंड होने के बाद आएगा। अब आप देख भी सकते हैं, देखें ज़रा इंडेक्स यहाँ पे क्या चल रहा है, 0 से लेके आगे बढ़े 24 पे आगे एंड हो गया, मतलब ये आपका मार्च का डेटा है। और फिर आपके पास जब अप्रैल का डेटा स्टार्ट हुआ तो उसने क्या किया, दोबारा से 0 इंडेक्स आपको डेटा दिखाना स्टार्ट कर दिया 27 तक। तो हमारे पास ये कौन सा डेटा है, ये अप्रैल का डेटा है, देख रहे हैं 27 तक का जो डेटा था वो अप्रैल का डेटा था, सही है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? अच्छा, लेकिन ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हमारे पास इंडेक्स एक ही मतलब डेटा फ्रेम के डिफरेंट इंडेक्स देखने को मिल रहे हैं। मतलब देखें 0 यहाँ पर भी है और 0 आपके पास नीचे भी मौजूद है, तो ये चीज़ सही नहीं होती। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं तो इंडेक्सिंग क्या होती है, कंटिन्यूअस इंडेक्सिंग होती है,
क्या होती है, कंटिन्यूस इंडेक्सिंग होनी चाहिए हमारे पास, सही है। हाँ, लेकिन एक सिनेरियो में ये सही हो सकता है और एक सिनेरियो में नहीं हो सकता। वो क्या सिनेरियो थे, डिस्कस करते हैं। पहले यहाँ तक क्लियर हो रहा है, pd2 डॉट कॉन्केट किया और हमने इन दोनों को मर्ज कर दिया या वर्टिकली कंबाइन करवा दिया, सही। अच्छा देखें, अब बात ये है कि हमारे पास ये जो इंडेक्स है ना, ये थोड़े से गलत नहीं, मतलब एक वियर्ड पैटर्न में आ रहे हैं, ठीक। तो हमें क्या करना है, हमने इनको सही करना है, हमने क्या करना है, इनको सही करना है। तो एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसको बोलें कि भाई क्या करो, जब तुम कॉन्केट कर रहे हो ना, तो हमारे इंडेक्सेस को क्या कर दो, इग्नोर कर दो। इग्नोर इंडेक्स ट्रू किया, तो अब ज़रा देखें क्या हुआ। अब ये कंटिन्यूस इंडेक्सिंग ले आया, सही है। 0 से चला, ठीक है, कंबाइन तो इसने भी किया हुआ है। 0 से चला और कहाँ तक का डेटा लाया, 52 तक का डेटा ले आया। मतलब कंबाइन तो अभी भी किया, इंडेक्सिस को सही कर दिया, इंडिसेस को सही कर दिया। ये बात समझ रहे हैं, किस कमांड से, इग्नोर इंडेक्स ट्रू वाली कमांड से, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है कि हम ना इसका मल्टी इंडेक्स बना दें। क्या बना दें, मल्टी इंडेक्स बना दें। मल्टी इंडेक्स का मतलब क्या है मैं बताता हूँ। पहले यहाँ समझें कि इस सिनेरियो के अंदर हमारे पास इंडेक्स का कॉलम है कि मतलब इंडेक्स बेसिकली हमारा कॉलम है, लेकिन उसके अंदर हमें 0 से लेकर 24 तक नंबर्स मिले, फिर दोबारा से 0 से लेकर 27 तक के नंबर्स देखने को मिलते हैं, सही है। तो अगर आप इसी सिनेरियो को लेके चलना चाह रहे हैं तो फिर आप क्या करें, या तो इसको मल्टी इंडेक्स बना दें। मल्टी इंडेक्स का मतलब क्या है, हमारे अब इंडेक्स का एक कॉलम नहीं होगा, क्या होगा, एक से ज़्यादा कॉलम्स होंगे इंडेक्स के। अब वो किस तरह करते हैं हम देखें। मैं उसी चीज़ को लिखता हूँ दोबारा से, क्या करो, मार्च और अप्रैल को कंबाइन करो या कॉन्केट करो, और मैंने कोमा लगा के लिखा कीज़ बेसिकली एक आर्ग्यूमेंट होता है, और मैंने इसको बताया कि क्या करो, पहले वाले को क्या नाम दो, मार्च, और सेकंड वाले को क्या नाम दो, अप्रैल। एग्जीक्यूट करते हैं तो ज़रा देखें, अब की मरतबा थोड़ा सा आपको डिफरेंट देखने को मिल रहा होगा। अप्रैल आपका आ रहा है और आगे क्या है आपको 0 से लेके आगे तक की वैल्यूज देखने को मिल रही है 27 तक। सिमिलरली अगर आप ऊपर जाएंगे तो आपको ऊपर मार्च देखने को मिलेगा, ऊपर आपको उसकी वैल्यूज देखने को मिलेंगी, सही है। तो अगर आप इस सिनेरियो में लेके चलते हैं ना तो ये सही है, मल्टी इंडेक्स वाला पार्ट आपका सही है। अदरवाइज आपको क्या करना होगा, इग्नोर इंडेक्स का यूज़ करते हुए आपको उसके इंडिसेस को कंटिन्यूस बनाना होगा। ये बात क्लियर हो गई, ये दो चीज़ें। हाँ भाई, ये चीज़ होता है, क्लियर हो रही है ये चीज़। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मल्टी इंडेक्स को स्टोर कर लेते हैं। लेट से हम इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम दें, REG लिख लेता हूँ मैं इसको, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की शॉर्टकट मैंने लिख दी REG, ठीक है। और मैं बल्कि एक काम करता हूँ, MULTI लिख देता हूँ, रजिस्ट्रेशन मल्टी, ताकि हमें याद रहे कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन मल्टी वेरिएबल के अंदर क्या है, मल्टी इंडेक्स वाला डेटा मौजूद है, सही है। एग्जीक्यूट कर लेते हैं और एक मरतबा ऊपर भी जाते हैं और इस वाली चीज़ को भी क्या करते हैं, हम इसको सिंपल REG बोल देते हैं, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और इसमें क्या होगा, हमारा कंटिन्यूस हमारा डेटा इसमें चल रहा होगा। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, लेट से मैं ना ये रजिस्ट्रेशन मल्टी इंडेक्स वाली चीज़ को लेके चलता हूँ, इस वेरिएबल को लेके चलता हूँ। मैंने क्या करना है, पहले तो इसको देखें, लेट से आपके पास ये डेटा मौजूद है। मैंने क्या करना है, अप्रैल का 6 का डेटा निकालना है, मतलब अप्रैल 6 का मैंने डेटा निकालना है। मतलब मल्टी इंडेक्स हमने बना तो दिया इसको, ये मल्टी इंडेक्स है बेसिकली आपका कॉलम, लेकिन अब डेटा किस तरह निकालेंगे, इसमें से डेटा हमने निकालना होगा लेट से। तो क्या करेंगे, हम डेटा निकालने के लिए हम क्या करते थे, आप लोग ज़रा जल्दी से बताएं। इंडेक्स की मदद से हम डेटा निकाल लिया करते थे, और किसका यूज़ करते थे, लॉक या आई लॉक का। सही तरीका यही है डेटा को निकालने का, सही है। तो अगर मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ रजिस्ट्रेशन अंडरस्कोर मल्टी, और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, अप्रैल था ना, अप्रैल, और कॉमा करके लिखा 6, अच्छा सॉरी लॉक लिखना भूल गया। यहाँ पे क्या आएगा, रजिस्ट्रेशन मल्टी के बाद डॉट लॉक आएगा, और लॉक क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि लेवल बेस्ड है मेरी, ठीक है। तो क्या किया इसने, मेरे उस 6 वाले स्टूडेंट का डेटा लाके दे दिया। क्या बता रहा है, स्टूडेंट ID 7, कोर्स ID क्या है 2, स्टूडेंट ID 7, कोर्स ID 2। तो हम इसने हमें डेटा लाकर दे दिया है,
सही है। अच्छा वैसे इसको लिखा जाता है आपके पास टपल बना के लिखा जाता है ये, सही है। ये जो आपके पास मल्टी इंडेक्सिंग होती है किस तरह से यूज़ होती है, टपल बना के हमें इसकी वैल्यूज़ को पास करना होता है, ठीक है। तो अगर मैं लेट से कोई और डेटा निकालना चाह रहा हूँ, मैंने लिखा मार्च, ठीक है, और मैंने यहाँ पे इसको 6 की बजाय कर दिया 16 कि मार्च 16 का डेटा ले जाओ। तो अब क्या किया, मार्च के टेबल में गया, मतलब मार्च वाले पार्ट पे गया तो उसका डेटा लेकर आ गया। समझ रहे बात में यहाँ तक, सही है। अच्छा खैर बेसिक सी चीज़ थी। एक और चीज़ जल्दी से देखते हैं कि अभी हमारा जो डेटा कंबाइन हुआ ना वो किस तरह हुआ, वर्टिकली हुआ है, समझे। यहाँ से ऊपर तक का जो डेटा है, सॉरी यहाँ से लेकर ऊपर तक का जो डेटा है ये क्या है, ये मार्च का डेटा है, और नीचे वाला अप्रैल का डेटा है। और ये समझे ज़रा, वर्टिकली कंबाइन हो रहा है ना आपके सामने, वर्टिकली कंबाइन हो रहा है, तो हम इसको हॉरिजॉन्टली भी कंबाइन कर सकते हैं। ऑल्दो कि वो सेंस बनाएगा नहीं, सेंस नहीं बनाएगा वो, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली भी कंबाइन करवा सकते हैं, सही है। तो अगर हमें हॉरिजॉन्टली कंबाइन करना हो तो क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली कॉन्केट करने के लिए अगेन वही लिखेंगे pd डॉट कॉन्केट, और क्या पास करेंगे, मार्च और अप्रैल। लेकिन यहाँ पे एक एक्सिस की कमांड है हमारे पास, और एक्सिस अगर इक्वल्स टू 1 कर देंगे सॉरी, तो ज़रा देखें हमारा जो डेटा है वो हॉरिजॉन्टली कंबाइन हो रहा है, सही है। स्टूडेंट आईडी, ये बेसिकली ये जो फर्स्ट वाले आप 2 कॉलम्स देख रहे हैं किसके हैं, ये मार्च के डेटा के हैं, और राइट वाले जो 2 कॉलम्स हैं, मतलब राइट साइड पे स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, बेसिकली कौन से डेटा के हैं, ये अप्रैल के डेटा के हैं, सही। लेकिन आप लोग एक चीज़ देख रहे होंगे, यहाँ पे नोट कर रहे होंगे कि हमारे पास यहाँ पे कुछ नल वैल्यूज़ हैं, जबकि राइट वाले कॉलम के अंदर उनका डेटा मौजूद है, सही है। यहाँ क्या हो रहा है, लेफ्ट मार्च में नल वैल्यूज़ देखने को मिलनी है, और राइट वाले मतलब जो अप्रैल का डेटा उसमें हमें यहाँ पे फर्दर वैल्यूज़ देखने को मिलनी है, सही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इस वजह से हो रहा है कि हमारे पास अप्रैल में ना 3 स्टूडेंट्स की रजिस्ट्रेशन ज़्यादा हुई है, 3 स्टूडेंट्स ज़्यादा आए हैं किससे, मार्च से, ठीक है। तो इसलिए अब मार्च में उसको डेटा नहीं मिला तो क्या करेगा, एरर तो नहीं देगा, तो उसने क्या किया, उसको नल बना दिया कि भाई यहाँ पे मुझे कोई स्टूडेंट्स का डेटा नहीं मिला तो मैं इसको एम्प्टी छोड़ रहा हूँ, नल का मतलब एम्प्टी, और लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स का डेटा मिल गया तो उसने वो डेटा ला के दिखा दिया, सही है। अच्छा लेकिन ये जो तरीका है ये मतलब सही नहीं है हॉरिजॉन्टली कंबाइन करने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक रो के अंदर आप क्या कर रहे हैं, मतलब बार बार आईडी बता रहे हैं, और वो भी सेम आईडी, स्टूडेंट की आईडी है ना, मतलब नंबर ऑल्दो चेंज है, लेकिन जो फीचर का नाम है वो क्या है, स्टूडेंट आईडी। तो सेम ही आप क्या बता रहे हैं, आईडी का जिक्र कर रहे हैं, सही है। तो ये तरीका सही नहीं है। खैर जी, स्टूडेंट आईडी फ्लोट बन के क्यों आ रही है, असल में इसने ना उसको, हाँ पहले वाले में इसने उसको फ्लोट बना दिया है। हमारे पास कैसे थी आईडी वैसे ऊपर, यहाँ तो इंटीजर आ रही है, इंटीजर ही है। मेरे ख्याल में शायद ये जो है ना मेमोरी जब मैनेजमेंट कर रहा होता है तो उस टाइम पे खुद ही कर देता है ये, सही है। खुद ये क्या कर रहा होता है, पीछे नंपाई चल रही है तो नंपाई क्या करता है, एक इसका मेमोरी मैनेजमेंट का पार्ट होता है, हमें वो मेमोरी मैनेजमेंट नहीं करनी होती, वो क्या करता है वो खुद से मैनेज कर रहा होता है। तो शायद हमने इसको देखा भी था कि कभी कभार हमारे जो इंटीजर वाले कॉलम्स होते हैं ना उनको 32 बोल देता है, ये इंटीजर 32 में कन्वर्ट कर देता है। और कभी क्या करता है खुद से छोटे छोटे नंबर्स होते हैं, लाइक 1 से 10 तक के नंबर्स होते हैं, लेकिन उनको इंटीजर 64 कन्वर्ट में रख रहा होता है, ठीक है। बड़े नंबर्स हैं उनको इंटीजर 32 में रखा होता है, लेकिन छोटे वालों को मतलब 1 से लेकर 10 या 20 तक के नंबर्स को ये 64 में रह जाता है। तो इसकी बैकएंड की जो मेमोरी मैनेजमेंट है वो समझनी पड़ेगी किस तरह से काम कर रहा है। तो मे भी यहाँ पे इसने क्या किया है, कुछ मेमोरी मैनेजमेंट वाला काम किया है, और इसने कुछ वैल्यूज़ फर्स्ट वाले डेटा की वैल्यूज़ को फ्लोट, जबकि बाकी वाली वैल्यूज़ को इंटीजर बना दिया है, सही है। तो इसको देखना पड़ेगा, तो मैं आपको इसके साथ डिस्कस कर लूँगा, सही है। खैर आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमने क्या करना है, इनर जॉइन लगाना है। क्या यूज़ करना है, इनर जॉइन का यूज़ करना है। अब सबसे पहले तो हमारे पास कौन कौन से डेटा सेट्स मौजूद हैं, एक स्टूडेंट्स है, उसके बाद कौन सा है, कोर्सेज है, फिर मेरे पास एक मार्च है, और फिर क्या है, एक अप्रैल का डेटा मौजूद है, सही है। सबसे पहले हमने क्या करना है, स्टूडेंट्स के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट का नेम और पार्टनर, ये 3 कॉलम्स थे, सही है। और मार्च के अंदर, सिर्फ मार्च की बात कर रहे हैं अभी, मार्च के अंदर स्टूडेंट आईडी थी सिर्फ और कोर्स आईडी थी,
ये समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ये देख लें जल्दी से एक मरतबा। मैंने लिखा स्टूडेंट्स डॉट हेड, तो क्या क्या देखने को मिल रहा है? स्टूडेंट की आईडी, नेम और पार्टनर। जबकि अगर मैं सिर्फ मार्च का डेटा उठाऊँ तो मुझे स्टूडेंट आईडी मिलेगी और क्या मिल रही है? कोर्स आईडी मिल रही है। सही। अब हमें क्या करना है? इस पर इनर ज्वाइन लगाना है। सही। अब इनर ज्वाइन होता है क्या, पहले तो उसको समझते हैं। देखिए हमने सेट्स पढ़े हुए हैं। सही है। मैं लेट से एक सेट का नाम देता हूँ ए, और उस पर मैं वैल्यूज़ रखता हूँ 1 2 3 4। सही है। एक दूसरा सेट है जिसका नाम बी है, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 6। सही है। अच्छा सॉरी, हम इसकी वेन डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? 2 सर्कल्स होंगे हमारे पास। सही। और वो 2 सर्कल्स हमारे पास, सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि वो ओवरलैपिंग होंगे या बिल्कुल सेपरेट सेपरेट सर्कल्स होंगे। हाँ भाई, किस तरह डिसाइड करेंगे ये? ओवरलैपिंग अगर आप बोल लें ओवरलैपिंग होंगे तो किस तरह आपने आइडेंटिफाई किया कि ओवरलैपिंग होंगे? बिल्कुल, ये बात समझिएगा। देखें, जो इन्होंने ओवरलैपिंग बोला है, क्यों बोला है? आप ज़रा देखें कि ए के अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं जैसे 3 और 4, बी के अंदर भी वही एलिमेंट्स मौजूद हैं या नहीं? मौजूद है ना? तो मतलब ये कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं दोनों के अंदर। ऐसे ही है। तो क्या है? तो ओवरलैपिंग होंगे। ओवरलैपिंग का मतलब क्या है मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे एक सर्कल ये है, इसके अंदर किसका डेटा मौजूद है? ए का डेटा मौजूद है। मैं सारे नंबर दोबारा नहीं लिख रहा, बस मैं ए लिख रहा हूँ। सही है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 मौजूद है। एक और सर्कल है आपका, यहाँ पे कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 4 5 6 है, तो मैंने उसके क्या लिख दिया? बी लिख दिया। मतलब साफ समझिएगा, यहाँ पे 3 4 5 6 नंबर्स मौजूद है। ठीक। लेकिन हमने क्या करना है? हमने देखना है कि ये ओवरलैपिंग है, बिल्कुल ओवरलैपिंग है। क्यों? चूँकि 3 4 यहाँ भी मौजूद है ए के अंदर, और 3 4 आपका बी में भी मौजूद है। सही है। तो क्या होते हैं, मतलब ये मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, ये थोड़े से ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप होते हैं तो क्या होंगे? आपका ए बनेगा, ये ए आ गया, और फिर क्या होगा आपका? ये आपका बी आ गया। सही है। अच्छा, क्या करते हैं हम? जो हमारे कॉमन होते हैं ना नंबर्स, उनको कहाँ लिखते हैं? सेंटर में लिख देते हैं। ठीक है। तो 3 और 4 हमारे पास कॉमन है, हमने लिख दिया 3 और 4। सही है। ये मेरा सर्कल ए है, ये मेरा सर्कल, इसका नाम बी है। ठीक है। इनमें क्या क्या कॉमन मिला? 3 और 4 मिला, मैंने 3 और 4 लिख दिया। जबकि लेफ्ट पे क्या गया हमारे पास? मतलब अब ए के अंदर कौन कौन से नंबर्स रह गए? 1 और 2। 1 और 2 मेरे पास बी में तो मौजूद नहीं है ना, तो कहाँ लिखे जाएंगे वो? ए के रिमेनिंग वाले पार्ट के अंदर। ए और 2 सॉरी 1 2, या कॉमा हटा दें, मर्जी आपकी, 1 2 आ जाएगा। जबकि बी में कौन आएगा राइट साइड पे? 5 और 6 आएगा। ठीक है। यहाँ तक बात समझ आ रही है? जल्दी से बताइए, चीज़ क्लियर हो रही है? तो अब ये आपके पास क्या है, ये चीज़ अब आपको मतलब अगर समझ आ गई तो इसी के बिहाफ पे क्या करेंगे हम? इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन को डिस्कस करने वाले हैं। अगर ये चीज़ क्लियर तो बताएं, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी से। क्लियर है? हाँ भाई, बैच 10 वाले भाइयों, क्लियर है आप लोगों को? चलें देखें, अब ये जो पार्ट है ना आपका, ये वाला पार्ट, ये क्या कहलाता है? ये इनर ज्वाइन है। ये जो आपके पास कॉमन वाली चीज़ है ना, क्या है? इनर ज्वाइन है। अब समझते हैं बात को। देखें, अब अगर मेरे पास 2 टेबल्स हैं। कौन कौन से टेबल्स हैं? स्टूडेंट्स का एक टेबल है, और एक मार्च डेटा का एक टेबल है मेरे पास। सही है। तो अगर मैं उन दोनों टेबल्स को ज्वाइन करता हूँ, लेकिन किस बिहाफ पे? इनर ज्वाइन पे। मतलब ये कॉमन वाले पार्ट पे मैं उनको ज्वाइन करता हूँ। सही है। कॉमन वाले पार्ट पे ज्वाइन करता हूँ। तो आप बात को समझिएगा, मुझे डेटा किस तरह मिलने वाला है? मुझे वही डेटा मिलने वाला है जो दोनों टेबल्स के अंदर मौजूद है। कॉमन वाला पार्ट मिलने वाला है। ये मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? देखें, लेट से एक स्टूडेंट है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। 3 स्टूडेंट्स रहते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। ठीक है। 3 स्टूडेंट्स का नाम अहमद, हामिद, रज़ा। फॉर एग्जाम्पल अहमद, हामिद, रज़ा, ये 3 स्टूडेंट्स हैं।
ये मेरे पास स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मौजूद है, ठीक है, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर मौजूद है। और रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम के अंदर ना, रजिस्ट्रेशन वाले कॉलम के अंदर भी हमारे पास 3 रजिस्ट्रेशंस हैं, 3 रजिस्ट्रेशंस हैं। अच्छा समझिएगा, अहमद हामिद रज़ा को नंबर क्या मिलेगा, आईडीज़ क्या मिली हुई है, 1 2 3 मिली हुई है। अहमद हामिद रज़ा को 1 2 3 मिली हुई है, जबकि जो आपका मार्च वाला टेबल है उसमें 3 रजिस्ट्रेशन है। लेकिन वहाँ पे हमें मार्च वाले टेबल के अंदर ज़रा देखें क्या क्या डेटा मिला हुआ है, स्टूडेंट की आईडी और कोर्स की आईडी, नाम तो नहीं है ना भाई। तो हम ये कंसिडर करते हैं, लेट से हमें जो मार्च वाले टेबल के अंदर डेटा देखने को मिल रहा है ना, आईडी मिल रही है स्टूडेंट की, वो कितनी मिल रही है, मतलब क्या मिल रही है, 2 3 4 मिल रही है, सही है, 2 3 4 हमें आईडीज़ मिल रही है। ये बात समझ रहे हैं जल्दी से, अहमद हामिद रज़ा आईडीज़ क्या है 1 2 3, जबकि जब हमने मार्च वाला कॉलम उठाया, मार्च वाला हमने जब डेटा सेट उठाया, डेटा फ्रेम उठाया, तो वहाँ पर हमें क्या आईडीज़ देखने को मिल रही है, 2 3 4 देखने को मिल रही है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? देखें तो क्या क्या आईडीज़ है हमारे पास, 1 2 3, सही है, और सेकंड वाले में क्या थी, 2 3 4, ठीक है। अब ज़रा मुझे बताएं, अगर मैं अगेन इसको उसी तरह से सोचें वेन डायग्राम की मदद से, अगर मैं इनको कंबाइन करता हूँ तो इनमें कॉमन क्या क्या होने वाला है, 2 और 3 होने वाला है ना। 1 वाला जो है बेसिकली आपके पास इस राइट वाले टेबल में मौजूद नहीं है, ऐसी है 1 जो यहाँ पे डेटा मौजूद है, अहमद का नंबर क्या था, स्टूडेंट आईडी 1 थी, और मार्च के टेबल के अंदर उसका जिक्र ही नहीं है, अहमद का जिक्र ही नहीं है, सही है। तो अहमद का जिक्र मार्च के टेबल में नहीं है, और मार्च में हमें एक और डेटा देखने को मिल रहा है, वो क्या है, आईडी उसकी 4 है, एक और डेटा पॉइंट है उसमें आईडी क्या लिखी हुई है, 4 लिखी हुई है, लेकिन 4 हमारे पास स्टूडेंट्स के टेबल में नहीं है। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो अगर मैं इनर ज्वाइन लगाता हूँ, मतलब इनर ज्वाइन के बिहाफ पे डेटा मंगवाता हूँ, तो मुझे किन किन का डेटा मिलेगा, बस 2 और 3 का डेटा मिलेगा, जो कॉमन है, दोनों के अंदर जो चीज़ कॉमन है, और कॉमन आपने देखा किस तरीके से निकालते हैं हम, इस तरीके से अंदर वेन डायग्राम के अंदर नंबर्स को लिख के क्या करते हैं, ये जो सारे नंबर्स कॉमन होंगे उनका डेटा निकलवा लेंगे। तो अगर इसको मतलब सिंपल अल्फाज में बोलूँ, अगर हम किसी टेबल पर इनर ज्वाइन लगा रहे हैं, इसका मतलब ये है कि भाई दोनों टेबल्स में जाओ, दोनों टेबल्स में जाने के बाद तलाश करो कि कौन कौन सा डेटा दोनों टेबल्स में मौजूद है, या किस किस स्टूडेंट का डेटा दोनों टेबल्स में मौजूद है, ठीक है। अगर तुम्हें वो डेटा दोनों टेबल्स में मिल जाए तो सिर्फ उसी डेटा को लेकर आओ। ये बात समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये इनर ज्वाइन हो गया हमारा, सही। अब देखते हैं जरा क्या होता है। अब लेट से मेरे पास स्टूडेंट्स है ना, देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, मतलब स्टूडेंट्स का डेटा बहुत सारा है, 27 यहाँ पे स्टूडेंट्स के नेम्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अभी हमने जब डिस्कशन की थी, हमने कहा था कि भाई हो सकता है कि इस स्टूडेंट आईडी 1 वाले बंदे ने ना, हो सकता है मार्च में इनरोलमेंट की हो, या ये भी तो हो सकता है अप्रैल में इनरोलमेंट की हो। ये बात क्लियर हो रही है? ऐसा हो सकता है ना, हमें तो नहीं पता है इस टेबल के अंदर। तो हम क्या करते हैं, पहले मार्च में देखते हैं कि मार्च में इसने इनरोलमेंट करी है। अगर मार्च में इसने इनरोलमेंट की हुई होगी तो वहाँ पर स्टूडेंट आईडी मुझे देखने को मिलेगी, नहीं मिलेगी? मिलेगी। और अगर मैं इसको इनर ज्वाइन लगा के निकलवाऊंगा डेटा को, तो मुझे इसका नाम मिल जाएगा, मतलब इसका डेटा मुझे मिल जाएगा। क्लियर हो रही है बात? एक मतलब परफॉर्म करते हैं, फिर इसको और डिस्कस करते हैं। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे स्टूडेंट्स डॉट मर्ज। क्या करो? मर्ज करो, मतलब वही ज्वाइन वाली बात हो रही है। और किसके साथ मर्ज करो? मार्च वाले जो टेबल उसके साथ मर्ज करो। एक मिनट, यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं। पहले हम बताते हैं क्या कि किसके साथ मर्ज करो। तो मैंने यहाँ पे इसको लिखा मार्च, कि इसको मार्च वाले टेबल के साथ मर्ज करो। चलें तो अच्छा, तो अभी हम जिसकी बात कर रहे थे बेसिकली वो इनर ज्वाइन ये वाला पार्ट था हमारा, सही है। और अगर कोई और टेबल निकालना हम यहाँ से चलें अच्छा इसी को देखते हैं। इनर ज्वाइन में बेसिकली हमने जो कॉमन वाली चीज़ होगी दोनों टेबल्स के अंदर, उसका डेटा हमें निकालना होता है, सही है। ये इनर ज्वाइन है। और ये क्या होता है, हम उसको देखे थे किस तरह से निकालेंगे। हमने क्या करा, स्टूडेंट्स को मर्ज किया किसके साथ? मार्च के साथ। अच्छा, अभी हमने मतलब जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो मैंने आपको स्टूडेंट्स फादर और मदर वाले टेबल्स की मदद से एक बात समझाई थी कि अगर हमारे पास डिफरेंट टेबल्स हों, डिफरेंट फाइल्स हों, और हमने उनको कंबाइन करना हो, ठीक है, तो कंबाइन करने के लिए एक पैरामीटर हमारा होना चाहिए लाजमी, और वो क्या है? आईडी का एक पैरामीटर होता है, सही।
तो समझे बात को, स्टूडेंट्स के पास बेसिकली क्या क्या डेटा मौजूद है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट्स के टेबल में क्या क्या डेटा है, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, पार्टनर है, जबकि कोर्स मार्च के अंदर भी स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर भी स्टूडेंट आईडी है, मार्च के अंदर भी स्टूडेंट आईडी है। सही है, तो दोनों डिफरेंट टेबल्स हैं लेकिन दोनों के पास क्या है, एक सेम कॉलम मौजूद है स्टूडेंट आईडी का। सही है, तो इसकी भी हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों टेबल्स को मर्ज करवा सकते हैं। ये बात समझ आ रही है? अगर कोई कॉमन पॉइंट नहीं हुआ तो हम मर्ज नहीं कर सकते। अब इसकी भी एग्जांपल देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने बोला स्टूडेंट्स को मर्ज करो किसके साथ, मार्च के साथ, ठीक है। और फिर क्या बोला, हाउ, एक सेकंड पैरामीटर होता है हाउ, मतलब किस तरह करो, इनर करो, ठीक है। अगर वैसे इनर ना लिखते तो जब भी क्या बाय डिफ़ॉल्ट ये इनर ही करता है। सही है, लेकिन अभी हम चूँकि फर्स्ट टाइम पढ़े तो मैंने हाउ को इनर लिख दिया है। सही, कि क्या करो, इनर ज्वाइन करो। और मैं इसको क्या बता रहा हूँ कि भाई तुम ऐसे रो मतलब ऐसा डेटा लाओ जो दोनों टेबल्स में मौजूद है। मतलब ऐसी स्टूडेंट्स आईडी को मुझे लाकर दो, ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा मुझे ला के दो जो स्टूडेंट्स वाले टेबल में भी है, मार्च वाले टेबल में भी है। और डिसाइड किस तरह करेगा वो, मैंने बोला किस तरह डिसाइड करो, स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे डिसाइड करो। ये बात समझ रहे हैं? क्यों? चूँकि दोनों ही टेबल्स के अंदर मेरे पास स्टूडेंट आईडी का कॉलम मौजूद है, तो वो इस पर आराम से डिसीजन ले सकता है। सही, तो इसको एग्जीक्यूट किया मैंने और ये डेटा मेरे पास आ गया। कौन सा डेटा है, स्टूडेंट आईडी 1 आ गई और नाम आ गया उसका। सही, पार्टनर आ गया और कोर्स आईडी आ गई। सही, तो क्या है बेसिकली, स्टूडेंट आईडी बेसिकली 1 है, नेम अब्दुल्ला है उसका, पार्टनर आ गया, कोर्स आईडी आ गई। सिमिलरली एक और मरतबा स्टूडेंट आईडी हमारे पास मौजूद है, ठीक है। मार्च का डेटा के अंदर हमने देखा था ना कि 23, ये देखें 2 मरतबा आ रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से क्या होगा, 1 भी राइट से बात है 2 मरतबा आया होगा। तो इसने क्या किया, हमें और बता दिया कि भाई इस अब्दुल्ला ने एक और कोर्स में इनरोलमेंट की थी जिसका नाम क्या है, मतलब जिसकी आईडी क्या है, 6 है, नाम नहीं बना, ठीक है। हम नाम वाले काम पे जब भी जाएंगे। तो ये क्या है बेसिकली, ये वो डेटा है जो दोनों टेबल्स में मौजूद है। ये बात क्लियर हो रही है? अब ज़रा यहाँ देखें आप लोग, 19 के बाद क्या आ रही है, 21 आ रहा है। 19 के बाद क्या देखने को मिल रहा है, 21, 20 नहीं है। तो पॉसिबल है कि 20 दोनों टेबल्स में से किसी एक टेबल में मौजूद ना हो, ठीक है। 20 या तो हो सकता है राइट वाले में हो, लेफ्ट वाले में ना हो, मतलब मार्च वाले टेबल में हो, स्टूडेंट्स वाले में ना हो, या तो स्टूडेंट्स वाले टेबल में हो और मार्च वाले में ना हो। दोनों सिनेरियोज हो सकते हैं ना, मार्च में है स्टूडेंट्स में नहीं है, तो कॉमन तो हो ही नहीं सकता। फिर वो दोनों टेबल में मौजूद होते हैं तो डेटा आता है ना। या पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि स्टूडेंट्स के टेबल में ये 20 वाली आईडी मौजूद हो लेकिन मार्च में ना हो, ठीक है। देखते हैं ज़रा, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। देखिए 20 आ रही है हमारे पास आईडी, सॉरी ये 20 आईडी आ रही है, स्टूडेंट की आईडी है ना। तो 20 आईडी बेसिकली एक दानियल नाम के स्टूडेंट को असाइन की गई है, सही है। लेकिन जब हमने उसको तलाश किया मार्च के अंदर तो उसको डेटा मिला ही नहीं इस स्टूडेंट का, तो वो लेकर भी नहीं आया। ये बात समझ रहे हैं? तो देखें यहाँ पे 19 के बाद 21 आ रहा है, 20 नहीं आया। सही है, वजह यही है कि भाई मार्च के अंदर उसको उस आईडी का मतलब वो वाली आईडी मिली ही नहीं, ठीक है, तो डेटा नहीं लाया। तो इन सिंपल वर्ड से भाई जो दोनों टेबल्स में मौजूद है ना डेटा, उनको लेकर आओ, ठीक है। और किस तरह डिसाइड करो, स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे डिसाइड करो। क्लियर हो रही है बात? ये इनर ज्वाइन है आपका। उनको मतलब ये स्किप कर देगा, उनको ये स्किप कर देगा, उनको लेकर नहीं आएगा, डिलीट नहीं करेगा। अभी हमें जो शो करवा रहे हैं ना ये, उसमें उनका जिक्र ही नहीं आएगा। ये इनर ज्वाइन है। हाँ, अभी जो दूसरे हम ज्वाइंस देखने वाले हैं उसके अंदर फिर उसका जिक्र आ जाता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा इनर ज्वाइन हमने समझ लिया है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, आप लोगों से क्वेश्चन है। मेरे पास एक वेरिएबल है कोर्सेस, इसमें कोर्सेज की डिटेल्स मौजूद हैं, सही। और मेरे पास एक टेबल है स्टूडेंट्स, इसमें स्टूडेंट्स की डिटेल मौजूद है, ठीक है भाई। आप लोग मुझे बताएं कि क्या मैं इनको मर्ज कर सकता हूं या नहीं, इनको मैं मर्ज कर सकता हूं या नहीं। एक काम करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं courses.columns,
और अब देख के बताएं, इसको भी करते हैं स्टूडेंट्स डॉट कॉलम्स। चलें अब बताएं। हाँ भाई जी, हाँ अभी इनर के हिसाब से बात हो रही है। इनर हो, लेफ्ट हो या राइट हो, मतलब अब तो हमने इनर और लेफ्ट अभी तक पढ़ा ही नहीं है, सॉरी लेफ्ट और राइट तो पढ़ा नहीं है, लेकिन इनर पढ़ा है। इनर के भी यहाँ पे बता दें चलें जी भाई। अच्छा देखें, नहीं हो सकता, क्यों? देखें बात वही है, अगेन उसी एग्जाम्पल से समझें कि भाई स्टूडेंट्स का डेटा एक टेबल में है, एक शीट में है, फादर का डेटा एक दूसरी शीट में है। अब अगर किसी स्टूडेंट के आगे आईडी मौजूद नहीं है, फादर की आईडी मौजूद नहीं है, तो भाई फादर के जब मैं टेबल में जाऊँगा तो मैं किस तरह आइडेंटिफाई करूँगा भाई कौन सी वाली आईडी को यहाँ लगाना है? मेरी बात समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपके पास जो स्टूडेंट का टेबल है उसमें लेट से एक फादर आईडी मिसिंग है, लेकिन जब आप फादर आईडी में जाते हैं तो आपको सारी फादर आईडीज देखने को मिले। लेट से 1 से लेके 100 तक स्टूडेंट्स हैं, तो 1 से लेके 100 तक की फादर आईडीज होनी चाहिए। अब वो सीक्वेंस कुछ भी हो सकती है, उस बंदे ने अपने हिसाब से उनको रखा हुआ होगा। तो अगर किसी स्टूडेंट के आगे फादर आईडी नहीं मौजूद तो हम किस तरीके से उसके फादर को पकड़ेंगे, उसके फादर को फादर का डेटा लेकर आएंगे? नहीं ला सकते। ये एक सिनेरियो है, लेकिन बात समझें, यहाँ तो कोई मैचिंग कॉलम ही मौजूद नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? कोर्सेज के अंदर सिर्फ क्या है, कोर्सेज की डिटेल्स हैं, ठीक है। 12 कोर्सेज आ रहे थे तकरीबन, उस कोर्स वाले टेबल के अंदर स्टूडेंट्स वाले टेबल में जो कॉलम्स हैं उनमें कोई भी कॉलम मैच नहीं कर रहा, तो हम ज्वाइन कर ही नहीं सकते, भले इनर हो, लेफ्ट हो, आउटर हो, कुछ भी हो, हम ज्वाइन ही नहीं कर सकते। देखिए मैंने बात बताई थी कि ज्वाइन हमेशा किसी सेम कॉलम के बिहाफ पे होगा। सबसे पहले तो माइंड में ये रखें, जब भी दो टेबल्स को ज्वाइन करेंगे, दो डेटा फ्रेम्स को ज्वाइन करेंगे, टेबल्स हैं या CSV फाइल्स हैं, कोई सेम कॉलम होगा दोनों के अंदर तो ही उनका ज्वाइन बन सकता है, अदरवाइज ज्वाइन नहीं हो सकते वो जी। कॉलम का नाम और डेटा सेम होना चाहिए? डेटा मैटर नहीं करता। डेटा तो आपने देखा, जैसे अभी हमारे पास जैसे 20 का डेटा मौजूद नहीं था यहाँ पे, तो क्या किया, ज्वाइन तो हो गया आपका, लेकिन उसको मिस कर दिया। इनर वाले के अंदर क्या होता है, उसको स्किप करवा देगा, इग्नोर कर देगा, सही है। तो आपका कॉलम का नाम मतलब सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर डिफरेंट हो तो भी निकाल सकते हैं, मसला नहीं है, डिफरेंट हो तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन आप मुझे खुद बताएं ना, कोर्सेज के अंदर इस कोर्स आईडी का कॉलम है, जबकि स्टूडेंट्स के अंदर स्टूडेंट आईडी का कॉलम है, तो क्या दोनों सेम चीज़ है, डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट नहीं है, ठीक है। हैं तो दोनों आईडीज़ अगर इसको जनरली देखें, लेकिन दोनों अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। एक कोर्स की आईडीज़ को शो कर रहा है और दूसरा स्टूडेंट की आईडीज़ को शो कर रहा है, सही है। तो नंबर अगर मैच हो भी गया ना कोर्स आईडी के साथ, लेकिन वो गलत तरीके से निकाला जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास कॉलम की जो नेचर है वो सेम होनी चाहिए, कि वो सेम ही चीज़ को शो कर रहे हो, ठीक है। तो पहली बात, जब भी ज्वाइंट्स लगाने हैं, पहली बात कि दोनों के अंदर कोई सेम कॉलम होना चाहिए, ठीक है, जो सेम चीज़ को शो कर रहा हो, सेम चीज़ को शो कर रहा हो। अगर स्टूडेंट आईडी है एक जगह तो दूसरी जगह भी होनी चाहिए वो। कोर्स आईडी के भी अगर आपने ज्वाइन किया तो गलत कर रहे हैं हम, स्टूडेंट को किस तरह से कोर्स आईडी के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, गलत हो जाएगा ये, ठीक है। ये बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही शायद। तो स्टूडेंट है, उसने इस कोर्स पे एनरोल किया, आप सब ज्वाइन कर रहे हो, क्या कर रहे हैं? आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, इस स्टूडेंट ने इस कोर्स पे एनरोल किया है, या फिर ज्वाइन नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्टली होगा। अगेन मेरी बात को समझें, हमारे पास सॉरी अभी तो हमने क्या किया है, स्टूडेंट आईडी निकाल ली कि भाई स्टूडेंट आईडी 1 है, उसका नेम ये है, पार्टनर ये है, कोर्स आईडी ये, हमने ये निकाल लिया। लेट से मुझे क्या करना है, मुझे ना कोर्स का नाम भी निकालना है। अब कोर्स का नाम हमें कहाँ से मिलेगा, आप लोग मुझे बताएं। कोर्स के टेबल से मिलेगा। कोर्स के टेबल में सारी डिटेल मौजूद है। कहाँ गया कोर्स? ऊपर है, प्रिंट कर लेते हैं यहाँ पे। कोर्स के टेबल के अंदर कोर्सेज की डिटेल्स मौजूद है, नेम के साथ और प्राइस के साथ। तो अब समझे मेरी बात को कि मेरे पास अभी जो डेटा फ्रेम बन रहा है ना, ये जो न्यू टेबल बन रहा है या डेटा फ्रेम बन रहा है, इसमें कोर्स आईडी मौजूद है, और ये कोर्स आईडी मेरे पास कोर्स वाला जो डेटा फ्रेम है या टेबल है उसमें भी मौजूद है। तो अगर अभी मैं इस डेटा फ्रेम को इस कोर्सेज के साथ मर्ज करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ, सही तरीके से मर्ज होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी कोर्स आईडी है और मेरे इस रिजल्टिंग डेटा फ्रेम के अंदर भी कोर्स आईडी है,
ये बात समझ रहे हैं। लेकिन मेरा क्वेश्चन जो था वो ये था कि भाई अगर मैं कोर्सेज को डायरेक्ट स्टूडेंट के साथ मर्ज करूँ, डायरेक्ट नहीं हो सकता, इनडायरेक्टली होगा। मतलब मुझे पहले किसी दूसरे कॉलम के बिहाफ पे उसको, सॉरी दूसरे डेटा के बिहाफ पे उसको पहले मर्ज करूंगा और मैं कोर्स आईडी को हासिल करूंगा, ठीक है, और फिर मैं उस कोर्स आईडी का यूज़ करते हुए थर्ड वाले टेबल को मर्ज करूंगा, ठीक है। देखते हैं इसको, देखते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए समझे कि जब भी आप दो टेबल्स को मर्ज कर रहे हैं, सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों के अंदर एक सेम कॉलम हो, जिसके बिहाफ पे आप सही से उसको मर्ज कर सकें। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, मैं लेट से मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने कहा कोर्सेज को मर्ज करो ज़रा, ठीक है। कोर्सेज को नहीं बल्कि स्टूडेंट्स को बोलते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स को मर्ज करो किसके साथ? कोर्सेज के साथ। मतलब स्टूडेंट का टेबल उठाओ और कोर्सेज के साथ इसको क्या करो? मर्ज करो, कॉमा हाउ में हम लिखते हैं फिलहाल इनर लिख देते हैं, और कॉमा करके इसको बोलते हैं ऑन किस पे करवाना है मर्ज हमें इसको? हाँ भाई, स्टूडेंट आईडी पे। अगर मैं स्टूडेंट आईडी लिखता हूँ तो स्टूडेंट आईडी कहाँ मौजूद है? सिर्फ स्टूडेंट्स में मौजूद है, कोर्स में तो मौजूद ही नहीं है, सही है। और अगर कोर्स आईडी लिखता हूँ तो कोर्स आईडी कहाँ है? कोर्सेज में है, स्टूडेंट में है ही नहीं, तो देखें एरर दे देगा वो, ठीक है। स्टूडेंट आईडी की एरर, मतलब स्टूडेंट आईडी के बिहाफ पे उसको मर्ज किस तरह करना पता नहीं चल पा रहा, क्योंकि दूसरे कॉलम के अंदर वो चीज़ मौजूद ही, दूसरे टेबल के अंदर वो वाला कॉलम मौजूद ही नहीं है, ठीक है। ये बात समझ आ रही है मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, लेकिन ऐसा ज़रूर हो सकता है, बात समझिएगा, कि एक सिनेरियो भी हो सकता था कि स्टूडेंट्स के अंदर जो कॉलम का नाम है वो क्या है? स्टूडेंट आईडी, लेकिन कोर्सेज के अंदर एक कॉलम है कोर्स आईडी, एक और कॉलम आ रहा है सॉरी एस आईडी लिखा हुआ, लेट्स उसका कॉलम का नाम चेंज है, लेकिन आपको पता है कि वो जो एस आईडी वाला कॉलम है ना, वो शो तो किसको ही कर रहा है? स्टूडेंट को शो कर रहा है। तो अभी तो मर्ज बन सकता है, क्योंकि दोनों जो कॉलम्स हैं भले उनके नाम डिफरेंट हैं, लेकिन वो शो तो क्या कर रहे हैं? सेम चीज़ को शो कर रहे हैं, तो मर्ज हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास उनकी कॉलम की नेचर ही डिफरेंट है, एक कोर्स का शो कर रहा है, एक स्टूडेंट को शो कर रहा है, हरगिज़ मर्ज नहीं हो सकता वो, सही है। तो इस पॉसिबिलिटी को हम आगे जाके देखते हैं। पहले बताएं यहाँ तक क्लियर हो रहा है? चलें ज़रा लेफ्ट ज्वाइन देखते हैं। अब लेफ्ट ज्वाइन के अंदर देखें ज़रा, हमें क्या बता रहा है कि आपके पास ये लेफ्ट वाला पूरा टेबल देखने को मिलेगा, सही है, लेफ्ट वाला टेबल पूरा देखने को मिलेगा। अब इसका मतलब क्या बनेगा? देखें, अगर मैं अभी उसी वाली एग्जाम्पल की बात करूँ, अहमद हामिद रज़ा, अहमद का नंबर 1, हामिद 2 और रज़ा का नंबर 3 था, सही। लेकिन मार्च वाले टेबल के अंदर, ठीक है, मतलब जो दूसरा टेबल हमने कंसिडर किया था उसमें 3 वैल्यूज़ दी थी, और उसमें हमने क्या क्या आईडीज़ डिस्कस की थी? 2 3 4 है, ठीक है। तो आप लोग ज़रा मुझे जल्दी से बताएं कि अगर मैं इस पार्ट को फिल करता हूँ, चलें इस पर आते हैं वापसी वाइट बोर्ड पे, ये 1 2 3 आ गया और ये 2 3 4 आ गया। अगर मैं सर्कल्स बनाता हूँ और मैं इनको कंबाइन करता हूँ, मर्ज करता हूँ, तो ज़रा जल्दी से बताएं कि यहाँ पे कौन कौन से नंबर्स लिखने वाला हूँ मैं? सेंटर में कौन आएगा? सेंटर में 2, देखें समझें, यहाँ पर ये 1 2 3 है, यहाँ पर 2 3 4 है। अब बताएं, 2 और 3 सेंटर मतलब कॉमन वाले पार्ट में आ गया। अब यहाँ पे रिमेनिंग वाले पार्ट में कौन आएगा? 1 आएगा, और 4 कहाँ आएगा? 4 आपका उधर जाएगा, समझे? या आपका A है या आपका B है। ये वेन डायग्राम समझ रहे नहीं समझ रहे? देखिए इसकी अगर ये समझ नहीं आएगा फिर आप ज्वाइंस को भी नहीं समझ सकते सही से, सही है। तो इसको ज़रा समझें जल्दी से कि भाई कॉमन वैल्यूज़ को सेंटर में लिख देते हैं, और ये जो मेरे पास मतलब मैंने 1 2 3 बोला है ना, बेसिकली मैं इसको बोल रहा हूँ कि मेरा ये A वाला सर्कल है, और ये जो दूसरी वैल्यूज़ लिखी है इसको मैंने B बोला हुआ है, और B मेरा सेकंड वाला सर्कल है। तो दोनों के अंदर हमारे पास 2 3 कॉमन था, तो बजाय इसके कि हम दोनों को बार बार लिखते, मतलब बजाय इसके कि मैं दोनों को मर्ज भी करूँ और मैं यहाँ पे भी लिखूँ 1 2 3 4, सॉरी 1 2 3, और मैं यहाँ पे भी क्या लिखूँ 2 3 4, ये रिडंडेंसी है। मतलब देखें 2 और 3 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है। तो जब ओवरलैपिंग हमने करवाई तो हम क्या करते हैं, इन दोनों को एक ही मरतबा लिखते हैं इस जगह पर, सही है। तो अब यहाँ से हट गए ये दोनों, और क्या रह गया लेफ्ट पे 1, ये दोनों यहाँ से भी हटे 2 3, और राइट पे कौन रह गया? 4 रह गया, सही है। अच्छा, अब लेफ्ट ज्वाइन की बात हो रही है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होगा कि भाई तुम क्या करो, जो तुम्हें कॉमन मिल रहा है ना उसको भी ले आओ, मतलब समझिएगा लेफ्ट ज्वाइन का, जो तुम्हें कॉमन मिल रहा है उस पार्ट को भी ले आओ, और लेफ्ट वाले टेबल में
लेफ्ट वाले टेबल में जो कॉमन नहीं है, मतलब इस पार्ट को भी ले आओ, समझ रहे हैं, इस वाले पार्ट को भी ले आओ। तो देखें डायग्राम में भी आपको इस तरह से उन्होंने शेडिंग करके दिखाया हुआ है कि कॉमन वाले पार्ट को भी ले आओ, और अगर तुम्हें इन केस कोई ऐसी आईडी या कोई ऐसा डेटा मिल रहा है जो सिर्फ लेफ्ट पे मौजूद है, उसको भी ले आओ। ठीक है, अब जरा बात समझते हैं। क्या कहते हैं अहमद हामिद रजा 1 2 3, राइट वाले में कौन कौन से कॉलम से, मतलब कौन कौन से नंबर से 2 3 4। ठीक है, तो अब की मर्तबा लेफ्ट ज्वाइन अगर हम लगाते हैं तो आप लोग मुझे बताएं मुझे कौन कौन सा डेटा मिलने वाला है। 1 2 3, 2 और 3 इसमें कौन है, कॉमन है, जबकि 1 वाला क्या है, कॉमन नहीं है। 1 वाले के पास कुछ डेटा मिसिंग होगा, देखते हैं भी नल वैल्यूज हमें दिखाएगा कुछ वैल्यूज में वो। ठीक है, लेकिन क्या करेगा वो लेफ्ट वाले टेबल का जो पार्ट है ना, रिमेनिंग पार्ट है जिसको अभी हमने यहाँ देखा है, उसका डेटा भी उठा कर ले आएगा। ठीक है, और राइट वाली वैल्यूज नहीं शामिल होंगी। क्या मतलब बना इसका, एग्जीक्यूट करते हैं पहले एक मरतबा, फिर इसको समझते हैं। तो मैं लिखता हूँ स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और किसके साथ हम मर्ज कर रहे थे, मार्च के साथ। ठीक है, अच्छा हमें मार्च के टेबल में एक आईडी मिसिंग मिली थी। अब आप लोग जरा सोच के बताएं, आईडी मिसिंग थी, लेकिन वो आईडी क्या थी, 20, और वो 20 कौन से टेबल में मौजूद थी, स्टूडेंट्स वाले टेबल में थी या मार्च वाले टेबल में थी। हाँ भाई देखें, स्टूडेंट्स वाले टेबल में वो थी आईडी, कहाँ गई, स्टूडेंट्स के अंदर ये देखें, ये स्टूडेंट्स का टेबल है, स्टूडेंट्स टेबल के अंदर ये कॉलम स्टूडेंट आईडी का है, यहाँ पे आपको 20 देखने को मिल रहा है। सही है, मतलब आपका ये लेफ्ट टेबल हो गया है, या लेफ्ट वाला सर्कल हो गया। सही है, लेकिन ये वाली वैल्यू अगर मैं मार्च वाले में जाऊँ, ठीक है, तो मार्च के अंदर हमें ये 20 नहीं देखने को मिलेगा। अब जरा देखें, ये आपका स्टूडेंट आईडी का कॉलम है। अब जरा इसमें आप जल्दी से देखें कि इसमें आपको कोई 20 देखने को मिल रहा है, नहीं है, लेकिन 20 का डेटा कहाँ है, नहीं है, सॉरी 20 यहाँ पर मौजूद नहीं है मार्च के अंदर, लेफ्ट वाले टेबल में है, राइट वाले टेबल में नहीं है। लेकिन अगर हम लेफ्ट ज्वाइन लगाते हैं तो क्या होगा, हमें 20 फिर भी देखने को मिलेगा, 20 हमें देखने को मिलेगा। अब डेटा का बिहेवियर समझते हैं, किस तरह से डेटा मिलने वाला है। हमने स्टूडेंट्स और मार्च को ही मर्ज करना है, अभी भी कोई डिफरेंट कॉलम्स पे, डिफरेंट टेबल्स पे काम नहीं कर रहे, सेम टेबल को लेके चल रहे हैं। स्टूडेंट्स और मार्च को मर्ज करना है, लेकिन किस तरह मर्ज कर रहे हैं, लेफ्ट मर्ज कर रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो समझे कॉलम्स मुझे यही मिलने वाले हैं। स्टूडेंट्स में जाके क्या करेगा, स्टूडेंट्स वाले कॉलम्स को उठा लेगा। स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी है, नेम है, पार्टनर है, ऐसे ही है। और मार्च वाले टेबल के अंदर कौन कौन से कॉलम्स हैं, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी, 2 कॉलम्स हैं, और यहाँ पे 3 कॉलम्स हैं। लेकिन मार्च वाले टेबल को जब ज्वाइन कर रहा होगा ना, तो उसमें से स्टूडेंट आईडी को दोबारा नहीं उठाएगा, क्योंकि एक तो उठा चुका है ना, एक मरतबा ऑलरेडी उठा चुका है। तो स्टूडेंट आईडी एक मरतबा हमें ऑलरेडी मिल चुकी है। तो जब मैं मार्च वाले डेटा के साथ मर्ज कर रहा हूँगा तो मुझे उसका न्यू वाला कॉलम मिलेगा जो कि कोर्स आईडी है। सही है, तो अब आप मुझे सोच के बताएं कि मुझे स्टूडेंट की आईडी 20 मिल रही है, लेकिन स्टूडेंट आईडी जो 20 वाला है उसकी मार्च के अंदर कोई इन्रोलमेंट नहीं मिल रही, मार्च के अंदर उसकी कोई इन्रोलमेंट नहीं मिल रही। तो मुझे बताएं कि उसकी कोर्स आईडी की जगह मुझे क्या देखने को मिलेगा, फिर नल। क्या देखने को मिलेगा, नल। मैं दोबारा बोलता हूँ एक मरतबा, इसको समझें। स्टूडेंट आईडी 20 है, ठीक है, 2 टेबल सबसे पहले स्टूडेंट्स का एक टेबल है और एक टेबल है मार्च का। एक आईडी हमारे पास 20 स्टूडेंट्स वाले टेबल में मौजूद है कि भाई एक स्टूडेंट आया था उस कोचिंग सेंटर में, उसको 20 आईडी असाइन की गई, ठीक है, और उसने एनरोलमेंट करी। कौन से कोर्स में एनरोलमेंट करी, हमें उसका डेटा भी दिया हुआ है, ठीक है। ऊपर हम जाके देख सकते हैं, तो हमें उस 20 वाली आईडी का दानियाल नाम है, मतलब बंदे का नाम दानियाल है, और उसने 11 वाले कोर्स के अंदर इनरोलमेंट करी है। ये कोर्स आईडी है हमारी 11, ठीक है, सॉरी पार्टनर है, सॉरी, ठीक है। खैर हमें आईडी मिली हुई है, आईडी उसकी 20 है, नाम उसका दानियाल है, उसका पार्टनर 11 है, कोर्स आईडी अभी नहीं मालूम, ठीक है। हम इसको मर्ज कर रहे हैं मार्च वाले के साथ, ठीक है। अब मार्च वाले के अंदर स्टूडेंट आईडी मौजूद है, कोर्स आईडी मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट आईडी वाले कॉलम के अंदर 20 का जिक्र कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन लगाने का मतलब क्या है, मैं इसको बोल रहा हूँ कि स्टूडेंट्स वाले टेबल से सब कुछ उठाओ, कॉमन वाले को भी उठाओ, थोड़ा सा इमेज को विजुअलाइज करें, कॉमन वाला पार्ट भी उठाओ और
जो कॉमन नहीं है उसको भी उठाओ, लेकिन कौन से वाले टेबल से? लेफ्ट वाले टेबल से। और लेफ्ट हम किसको रख रहे हैं क्यूरी के अंदर? स्टूडेंट्स को रख रहे हैं। कहाँ गया? नहीं लिखा मैंने। स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, लेफ्ट पे किसको रख रहा हूँ मैं? स्टूडेंट्स को। तो बोल रहा हूँ भाई तुम्हें आईडी कॉमन मिले या ना मिले, तुम स्टूडेंट्स वाले टेबल से सारा डेटा ले आओ, सही है। लेकिन उसको तो 20 वाले स्टूडेंट की कोर्स आईडी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। तो क्या करेगा? उसको नल ला के दे देगा, नल या नैन लाकर उसको दे देगा। ये बात समझ रहे हैं? एक मतलब एग्जीक्यूट करते हैं, कोमा लगाते हैं, हाउ करते हैं। हाउ में बताएंगे क्या है? लेफ्ट है, कोमा लगा के फिर बोलेंगे किस पे ज्वाइन करो? स्टूडेंट आईडी। दोनों के अंदर हमारे पास सेम कॉलम मौजूद है। अच्छा, तो ज़रा देखें, सबसे पहले 20 वाली की बात करते हैं। 20 वाला इसको स्टूडेंट्स के टेबल में मिला, लेकिन उसको जिस टेबल के बिहाफ मतलब जिस टेबल के साथ मर्ज कर रहे हैं उसमें उसको वो बंदा नहीं मिला, मतलब उस टेबल के अंदर स्टूडेंट आईडी 20 थी ही नहीं। तो इसने क्या किया? उसका नाम भी उठाया, उसकी आईडी भी उठाई, उसका पार्टनर भी उठाया, लेकिन सिंस राइट वाले टेबल में उसका कोई डेटा नहीं मिला तो वो नल लाके दे दिया उसने। ये बात समझ रहे हैं? अच्छा, और हमें नीचे और भी डेटा देखने को मिल रहे हैं। 26, 27, 28 बेसिकली ये भी वो स्टूडेंट्स हैं जो हमारे पास स्टूडेंट्स वाले टेबल में तो जिक्र है कि भाई ये स्टूडेंट्स आए थे जिनको 26, 27, 28 आईडी असाइन हुई, लेकिन इनकी जो कोर्स आईडी है ना वो भी कोर्स वाले टेबल में नहीं मिली। समझ रहे हैं? इसको ना दोबारा एक मरतबा आपको डेफिनेटली रिकैप करना पड़ेगा, सही है, ताकि और अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट बन सके। लेकिन अगर अभी कोई मसला आ रहा तो बताएं फिर, वरना हम आगे बढ़ेंगे फिर। हाँ भाई, ये लेफ्ट ज्वाइन है। लेफ्ट ज्वाइन में क्या है कि भाई राइट मतलब लेफ्ट वाले को कंसिडर करो, अगर तुम्हें कुछ कॉमन मिल जाए वेल डन, ले आओ डेटा। कॉमन नहीं मिलता तो क्या करो? लेफ्ट वाला जो टेबल है ना उससे सब कुछ ले आओ एटलीस्ट, और जो तो तुम्हें डेटा ना मिले उसको एम्प्टी करके शो करा दो। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं? इसको अप्रैल में कहते हैं तो हमें नल नहीं मिलता। आप रेलवे में मर्ज करके देख लेते हैं। हम क्या लिखते हैं दोबारा से? स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, और किस पे कर रहे थे? मार्च, सॉरी अप्रैल पे कर रहे हैं। अप्रैल कोमा हाउ करके बोलेंगे लेफ्ट, अभी भी लेफ्ट ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, कि अप्रैल के साथ इसका चेक करो, और कोमा ऑन किस पे? स्टूडेंट आईडी पर। तो ज़रा देखें, अभी भी हमें यहाँ पे नल वैल्यूज़ देखने को मिलनी है, मतलब मुश्तबा, मुस्तफ़ा, जमील, काजिम, फरहान, ये मतलब इनकी हमारे पास इनरोलमेंट तो आ रही है, जो कोचिंग के अंदर इनकी इनरोलमेंट तो आ रही है, ठीक है, लेकिन हो सकता है, समझिएगा बात को, कि इनको कुछ ऐसे कोर्सेज़ के अंदर इनरोल किया गया है जो अभी तक हमने स्टार्ट नहीं किए, और अपने जो कोर्स वाला टेबल है ना उसको अपडेट नहीं किया। ऐसा हो सकता है ना कि हम जो कोर्स ऐड करते जाते हैं उसकी आईडी के साथ उसका नाम और सारी डिटेल हम कोर्सेज़ वाले टेबल में बता देते हैं। अभी तक हमारे पास कोर्सेज़ के अंदर सिर्फ 12 कोर्सेज़ आ रहे हैं, ठीक है, 12 कोर्सेज़ आ रहे हैं। अब हो सकता है ये जो बाद वाले स्टूडेंट्स आ रहे हैं ना एंड के, इन्होंने कोचिंग में इन्रोलमेंट तो कर ली है, लेकिन इनको जो कोर्स असाइन किया है बेसिकली उस कोर्स का डेटा हमारे पास कोर्सेज़ के टेबल में ही मौजूद नहीं है अभी तक। सही है, हो सकता है कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह करके न्यू कोर्सेज लॉन्च हुए, ठीक है, और हमने उनका डेटा कोर्सेज में नहीं डाला अभी तक, तो डेफिनेटली क्या होगा? हमें यहाँ पे नल ही देखने को मिल रहा होगा ना कि भाई उसकी कोर्स आईडी मिली भी रही है उसको। ठीक है, थोड़ा सा समझ आ रहा है? यह हो गया कि आपका लेफ्ट ज्वाइन। अब अगर लेफ्ट ज्वाइन समझ आ गया तो राइट ज्वाइन भी बिल्कुल इसी तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। हाँ, अब वो राइट वाले को ले आएगा। हाँ, अब देखते हैं मैंने क्या किया। सॉरी, स्टूडेंट्स डॉट मर्ज, पहले अब मार्च को ही देखते हैं हम। मार्च हाउ में बताएंगे राइट, और स्टूडेंट आईडी के भी यहाँ पे हम मर्ज कर रहे हैं, सही है। तो अब क्या मतलब बनेगा इसका, पहले सेंस समझते हैं कि भाई क्या करो, कॉमन वाला तुम्हें पार्ट मिल रहा है ना उसको भी ले आओ, और अगर तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ मिले राइट वाले टेबल के अंदर, ठीक है, राइट वाले टेबल में तुम्हें देखें यहाँ पे जो डेटा मौजूद होगा वो बेसिकली क्या है? कॉमन नहीं है, सिर्फ वो कहाँ पर है? मार्च वाले टेबल में मौजूद है। दोबारा हम स्टूडेंट्स और मार्च वाले टेबल को लेके चल रहे हैं, तो हमारे पास राइट वाले टेबल के अंदर हो सकता है कुछ इस तरह के कोर्सेज हों। मार्च है ना,
तो उसमें कोर्सेज का जिक्र आ रहा है, कोर्सेज आईडी का जिक्र आ रहा है। तो कुछ ऐसे कोर्सेज हों जिनमें किसी स्टूडेंट ने इनरोल किया ही ना हो। ये मेरी बात समझें। राइट वाले टेबल मार्च का है जिसमें कोर्सेज का जिक्र है, कोर्सेज आईडी का जिक्र है। स्टूडेंट्स यहाँ पे उन स्टूडेंट्स का जिक्र है जिन्होंने कोर्सेज में इनरोल किया है, मतलब सारे स्टूडेंट्स का डेटा आ रहा है। ठीक है, कोर्स आईडी मौजूद नहीं है, अभी हमने देखा था। स्टूडेंट आईडी है, उसका नेम है और पार्टनर आ रहा है, ये 3 चीज़ें आ रही हैं। तो अब की मरतबा हम क्या करने जा रहे हैं, हम बेसिकली देखने जा रहे हैं, हम राइट ज्वाइन देखने जा रहे हैं। और हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि यार सारे कोर्सेज का जिक्र करो, भले ही कुछ ऐसे कोर्सेज देखने को मिल रहे हैं, पाइथन को बोल रहे हैं, भले ही कुछ ऐसे कोर्सेज हों जिसमें स्टूडेंट्स ने इनरोल ना किया हो, लेकिन तुम उनको भी दिखाओ मुझे। क्लियर हो रही है बात? तो क्या करेगा, अब राइट वाला टेबल, मतलब जो मार्च का टेबल है उसमें से कोर्सेज को भी ले आएगा, और अगर उसको उस कोर्सेज वाले टेबल के अंदर स्टूडेंट्स का डेटा ना मिला, ठीक है, स्टूडेंट आईडी मैच नहीं हुई, तो उनको क्या दिखा देगा, उनको लेफ्ट की जगह नल दिखा देगा। क्लियर हो रही बात? चलें पहले एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कुछ नल आ रहा है, नहीं। यहाँ पर क्या है, हमारे पास सारे ही स्टूडेंट्स ने कोर्सेज में इनरोल किया हुआ है। मतलब हमारे पास जो कोर्सेज का टेबल है ना मार्च के अंदर बेसिकली जिन स्टूडेंट्स ने इनरोल किया उसका डेटा कहाँ मौजूद है, मार्च वाले टेबल में मौजूद है। और स्टूडेंट्स के अंदर बेसिकली तमाम स्टूडेंट्स का डेटा मौजूद है, भले ही वो मार्च के हों या अप्रैल के हों। सही है। तो हमें ये डेटा मिला है कि भाई जो स्टूडेंट्स का डेटा हमारे टेबल में मौजूद है ना, उन सारे ही स्टूडेंट्स ने क्या किया हुआ है, जो कोर्सेज जिक्र किए गए हैं उसमें इनरोल किया हुआ है। मतलब कोई भी ऐसा कोर्स मौजूद नहीं है जिसमें किसी स्टूडेंट ने इनरोलमेंट ना की हो। समझ रहे हैं बात को? तो इसलिए क्या हो गया, सारी वैल्यूज फुल करके ला रहा है। वरना अगर लेट से हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि 10 कोर्स आईडी तो है, लेकिन इस 10 कोर्स आईडी के अंदर किसी स्टूडेंट ने इनरोलमेंट नहीं की हुई, तो फिर हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा होता, मुस्तफ़ा की जगह नल देखने को मिल रहा होता, नैन देखने को मिल रहा होता। क्लियर है ये आदत? ये हो गया आपका राइट ज्वाइन। जल्दी से हम इसको अप्रैल पे भी लगा के देखते हैं, क्या पता अप्रैल में कुछ हमें नल वैल्यूज देखने को मिल जाए। तो स्टूडेंट्स डॉट मर्ज अप्रैल कॉमा हाउ राइट ऑन क्या था, स्टूडेंट आईडी। हाँ, अब देखें यहाँ पे आया कुछ डेटा। यहाँ पे क्या है, ऊपर है कुछ डेटा, नहीं है, नीचे जा रहा है। तो बेसिकली अप्रैल के अंदर, ठीक है, अप्रैल के अंदर ये वो स्टूडेंट्स हैं कि जिनका डेटा मौजूद ही नहीं है। मतलब हमने 9 कोर्स आईडी देखी, 8 देखी और 1 देखी। अप्रैल मंथ के अंदर इन 3 कोर्सेज के अंदर किसी स्टूडेंट ने इनरोलमेंट नहीं की। हाँ सॉरी, आईडी कैसे शो होती है? जस्ट आईडी शो होती है, नाम शो नहीं हो रहा। यहाँ पे न आना चाहिए ना? हाँ, न आना चाहिए था। एक मिनट, स्टूडेंट आईडी, जब ज्वाइन हुआ था स्टूडेंट आईडी पे ज्वाइन नहीं होगा, कोर्स आईडी पे ज्वाइन होगा। अप्रैल का वो डेटा लाओ, वो कोर्सेज लाओ, इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है। किसी को समझ आ रहा है क्या हो रहा है यहाँ पे? अप्रैल का टेबल, सॉरी क्या? अच्छा, अप्रैल का टेबल प्रिंट करो। आईडी सेम होगी ना? 42, 50, 38 ये कोर्सेज हमारे पास, ये स्टूडेंट आईडीज़ हैं, ये स्टूडेंट वाले टेबल में नहीं है। हाँ, ये यही सेंस है कि ये अप्रैल वाले टेबल में आईडीज़ स्टूडेंट की आई हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स का डेटा हमारे पास अप्रैल वाले स्टूडेंट्स वाले डेटा में मौजूद नहीं है। यही बात हुई थी ना हमारी कि अप्रैल का वो सारा डेटा ले आओ, ठीक है, भले ही किसी स्टूडेंट ने कोर्स में एनरोल किया हो या ना किया हो, सारा डेटा ले आओ। तो उसने क्या किया, उनकी आईडीज़ यहाँ पे मौजूद थी राइट वाले टेबल के अंदर, 42, 50, 38 उनका डेटा ले आया। लेकिन जब इसने स्टूडेंट्स वाले टेबल के साथ मैच किया तो स्टूडेंट्स वाले टेबल के अंदर ये वाली चीज़ मौजूद ही नहीं थी। ठीक है, स्टूडेंट्स
नंबर है उसको तो मिला ही नहीं। स्टूडेंट्स टेबल के अंदर वो 42 और जो आईडीज आ रही थी बेसिकली वो यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। तो सिंस हमने राइट ज्वाइन लगाया हुआ था तो उसने क्या किया है, हमें उनकी आईडीज़ तो दिखा दी लेकिन उनका नाम उसको नहीं मिला। समझिएगा बात को। देखें, स्टूडेंट आईडी हमारे पास अप्रैल वाले कॉलम में भी मौजूद है, स्टूडेंट आईडी अप्रैल वाले कॉलम में भी मौजूद है, और अप्रैल वाले कॉलम के अंदर इसको डेटा मिल रहा है 42, 50 और 38। ये 3 आईडीज़ कहाँ मिलनी है उसको, राइट वाले टेबल में मिलनी है, लेफ्ट वाले में नहीं मिलनी, स्टूडेंट्स में नहीं मिलनी। लेकिन फिर भी क्या करेगा, उनको ये लेकर आएगा। क्यों? चूँकि हमने ज्वाइन किया लगाया हुआ है, राइट ज्वाइन का यूज़ किया हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आउटर ज्वाइन है। अच्छा भाई, आउटर ज्वाइन क्या होता है? सब कुछ कंबाइन कर दो, ठीक है, मतलब सारा डेटा ले आओ। और आउटर ज्वाइन बेसिकली क्या है? यूनियन ऑपरेशन है। किस तरह का ऑपरेशन है? यूनियन पढ़ा था हमने, सब कुछ ले आओ, ठीक है। तो अब क्या होगा, हमें समझिएगा बात को, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जिनकी कोर्स आईडी नहीं मिलेगी, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखने को मिलेंगे जिनकी कोर्स आईडी नहीं होगी, ठीक है, और कुछ ऐसे कोर्सेज देखने को मिलेंगे जिनकी स्टूडेंट्स आईडी होगी लेकिन नाम नहीं होगा उनका। मतलब जो हमने लेफ्ट में देखा और राइट में देखा, अब हमें वो दोनों बिहेवियर सेम होके मिलने वाले हैं, मर्ज होके मिलने वाले हैं, ठीक है। पहले एक मरतबा एग्जीक्यूट करते हैं, स्टूडेंट्स डॉट मर्ज और मार्च क्या था, हाउ में लिखेंगे आउटर ऑन किस पे, स्टूडेंट आईडी। अच्छा, तो काशान बेसिकली इसने इनरोलमेंट किए लेकिन उसकी कोर्स आईडी नहीं मिल रही, ठीक है, उसने इनरोलमेंट किए लेकिन उसकी कोर्स आईडी नहीं मिल रही। तो ये कहाँ से उठा के ला रहा है डेटा को, ये कौन से पार्ट से उठा के लेकर आ रहे हैं? देखें ज़रा डायग्राम में देख के बताएं। इस डायग्राम के मुताबिक देखें फुल ज्वाइन के अंदर या आउटर ज्वाइन के अंदर कि कहाँ से डेटा ला रहा है वो। काशान नेम मिल रहा है उसको, आईडी भी मिल रही है उसको, सही है, लेकिन उसको कोर्स आईडी ही नहीं मिल रही। लेफ्ट वाले पार्ट से ला रहा है ना, मतलब अगर मैं इसको बोलूँ कि ये इतने पार्ट से डेटा उठा के ला रहा है काशान का डेटा इतने पार्ट में आपका जिक्र है, ये जो लेफ्ट टेबल लिखा हुआ है इतने पार्ट में जिक्र है काशान का, ठीक है। कॉमन उसको नहीं मिला, कोर्स आईडी नहीं मिली, उसने मिला के दिखा दिया। सिमिलरली बाकी के 3 और स्टूडेंट्स आ गए और हमारे पास यही डेटा लेकर आ रहे हैं। नल वैल्यूज है यहाँ पे और राइट तो लाना चाहिए था इसको, अप्रैल वाले में आएगा। हम एक काम करते हैं, हम ना एक कॉलम हमने बनाया था रजिस्ट्रेशन का जिसमें सारा डेटा मौजूद था, उस पर मर्ज करवाते थे। रजिस्ट्रेशन में हमने कॉन्केट करवाया था अप्रैल और मार्च वाले को, ठीक है। तो अब देखें, हम यहाँ से क्या करते हैं, डॉट टेल करते हैं और टेल करके लेट से हम 12 लास्ट की डेटा पॉइंट्स निकाल लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अब ये वो आईडीज़ आ गई जहाँ पर स्टूडेंट्स को उसको नाम नहीं मिले, और टॉप पे हमने देखा था कि ये वो कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके नेम्स तो हैं लेकिन उनकी कोर्स आईडी हमें देखने को नहीं मिल रही, सही है। तो अगर हम इसको अपनी सिनेरियो में ज़रा मैच करने की कोशिश करें स्टूडेंट्स वाले सिनेरियो से, स्टूडेंट है एक टेबल में, स्टूडेंट्स का डेटा है, एक टेबल में फादर का डेटा है और एक में मदर का डेटा है, ठीक है। फिलहाल 2 की बात करते हैं, स्टूडेंट्स टेबल की और फादर टेबल की। तो अगर हमने स्टूडेंट्स का टेबल को मर्ज किया फादर के टेबल के साथ लेफ्ट ज्वाइन पे, तो क्या होगा, स्टूडेंट्स के टेबल को मर्ज किया फादर के टेबल के साथ, लेकिन क्या ज्वाइन रखा, लेफ्ट ज्वाइन रखा। तो बेसिकली हमें वो स्टूडेंट्स भी मिलेंगे जिनकी फादर आईडी है, मतलब जिनके आगे फादर आईडी के अंदर डेटा मिल गया, और वही डेटा फादर वाले टेबल में ही मौजूद है। मतलब अगर मैं एक्सेल पे जाऊँ, एक्सेल पे हमने ये बात की थी ना कि भाई अहमद है, जॉन है और अब्दुलरहमान है, इनकी फादर आईडीज़ ये 1, 12, 9, और शीट 2 के अंदर फादर का डेटा मौजूद है, और यहाँ पर
डेटा काफ़ी ज़्यादा मौजूद है हमारे पास, ऑल तो मैं दिख नहीं रहा, सही है। यहाँ पे हम कुछ लिख लेते हैं, हामिद, सही है। तो क्या होगा अगर मैं इसको फादर आईडी के बिहाफ पे मर्ज करूँ स्टूडेंट्स वाले डेटा को, तो क्या होगा, हमें सारे स्टूडेंट्स का डेटा मिलेगा। उन स्टूडेंट्स के अंदर फादर आईडीज़ हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। उन स्टूडेंट्स के अंदर मतलब स्टूडेंट्स के जो डेटा मिलने वाला है, तो कुछ स्टूडेंट्स की फादर आईडीज़ होंगी और पॉसिबल है कि उनकी फादर आईडीज़ ना हो, ठीक है। ये लेफ्ट ज्वाइन है। राइट ज्वाइन अगर करते तो हमें क्या देखने को मिलता कि भाई फादर के डेटा को ज़्यादा प्रेफरेंस दो, ठीक है। भले ही उसके किड हमारे स्कूल में पढ़ रहे हो ना पढ़ रहे हो, लेकिन जो फादर का डेटा मौजूद है वो सारा ले आओ। तो क्या होगा, ऐसे फादर्स का डेटा भी देखने को मिलेगा जिनके किड्स स्कूल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। और ऐसे भी फादर्स का डेटा देखने को मिलेगा जिनके किड्स का कोई जिक्र नहीं है, और किसके बिहाफ पे मैच कर रहे होंगे, फादर आईडी के बिहाफ पे। मतलब फादर के टेबल के अंदर फादर आईडी मौजूद है, लेकिन स्टूडेंट्स के टेबल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स के आगे फादर आईडी का जिक्र ही नहीं है, ठीक है। ये हो गया राइट ज्वाइन। और फुल में क्या होगा, सब कुछ ले आओ भाई, स्टूडेंट्स के अगेंस्ट तुम्हें फादर का डेटा मिले या ना मिले ले आओ, फादर के डेटा के अगेंस्ट स्टूडेंट का डेटा मिले या ना मिले उनको भी ले आओ, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कि आपसे क्यूरी क्या पूछी जा रही है। अभी क्यूरी की भी हम इसको देखते हैं। अच्छा भाई 10 बजने में सिर्फ 10 मिनट रह गए, पता ही नहीं चला। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा मुझे 1 मिनट दिएगा। सही है, चलें ज़रा इसको देखते हैं। फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। अभी जो हमने सीखी ना सारी चीज़ें, इस पर हमने अब इन कॉलम्स को कंबाइन करना है, और इन कॉलम्स के कॉलम्स नहीं, इन डेटा सेट्स को कंबाइन करना है, ज्वाइन करके इन पे क्यूरीज रन करनी है। और क्या निकालना है, फाइंड टोटल रेवेन्यू जनरेटेड। ये बताओ कि स्टूडेंट्स ने हमारे पास जो 2 महीने के अंदर इनरोलमेंट की है ना, इससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितनी इनकम आई, कितने पैसे हमने अभी तक अर्न कर लिए। क्वेश्चन समझ रहे हैं? मार्च में भी इनरोलमेंट हुई, अप्रैल में भी इनरोलमेंट हुई, ठीक है। और हमने क्या करना है, अब दोनों मंथ्स का कलेक्टिव या कंबाइन एक नंबर बताना है कि भाई हमने इन 2 महीने के अंदर स्टूडेंट से इतनी अर्निंग करी। सही है? क्या करेंगे सबसे पहले कोर्स आईडी का वैल्यू काउंट आएगा पहले जी, कोर्स आईडी का वैल्यू काउंट आएगा, कितने कोर्सेज कितनी बार बच्चों ने एनरोल किए, कितने बच्चों ने कितने कोर्सेज में एनरोल किए। जैसे कोर्स की आईडी बने कितने बच्चे हैं, उसका वैल्यू काउंट आ जाएगा हमारे पास। फिर उसे निकालने का जो हमारे पास टोटल फीस है उस कोर्स की, उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे कोर्स की फीस है। स्टूडेंट्स के हमारे पास है उन्होंने किन किन कोर्सेज में एनरोल किए। सही है। हमारे पास उसका एक कॉलम है कोर्स आईडी का, जिसमें तमाम स्टूडेंट्स का वर्ग, उसका वैल्यू काउंट निकालेंगे, हर कोर्स का वैल्यू काउंट आ जाएगा। उसके बाद हमें कोर्स की फीस मालूम है कोर्स आईडी की मदद से। सही है। उनको मल्टीप्लाई करना। अच्छा, इसको देखना पड़ेगा उस वाले तरीके से, लेकिन फिलहाल ज्वाइन से समझें ज़रा जल्दी से। ज्वाइन से समझते हैं कि क्या होगा। देखें, दोनों टेबल्स का डेटा, दोनों मंथ्स का डेटा हमने किस में रखा हुआ है, रजिस्ट्रेशन REG वाले कॉलम मतलब वेरिएबल के अंदर हमने दोनों मंथ्स का डेटा रखा हुआ है। सही है। हमने निकालना टोटल रेवेन्यू जनरेटेड दोनों महीनों के हिसाब से। तो सॉरी, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग मुझे बताएं कि हमारे पास जो प्राइस है, प्राइस कहाँ पर मौजूद है, कोर्सेज वाले कॉलम में। वो मेरा असल डेटा है, वो मेरा असल टारगेट है। अगर मैं किसी तरीके से प्राइस वाले कॉलम तक पहुंच जाऊं, अभी देखते हैं डेटा को किस तरीके से हमने हैंडल करना है, लेकिन अगर मैं किसी तरीके से अपने जो पूरा डेटा हम ये मैनिपुलेशन कर रहे हैं, सारी ज्वाइन सारा देख रहे हैं, अगर हम किसी तरीके से अपने डेटा के अंदर प्राइस का कॉलम ले आए तो क्या होगा, हम उनका सम करेंगे और रेवेन्यू बता देंगे कि भाई हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया। यहाँ तक सब पहुँच रहे हैं? क्योंकि ऐसा भी मौजूद है हमारे पास कि एक स्टूडेंट ने 2 कोर्स में इनरोलमेंट की हुई है, रजिस्ट्रेशन करवाई हुई है, तो उसने डबल फीस दी है, मतलब कोर्सेज के हिसाब से उसने 2 मरतबा फीस दी है, जो कोर्स की फ़ीस बन रही है। ठीक है, एक लेट से पाइथन कोर्स की दी और एक उसने मशीन लर्निंग कोर्स की दी। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो
प्राइस वाले कॉलम को टारगेट करना है, सही है। और प्राइस वाला कॉलम बेसिकली कहाँ पर मौजूद है, कोर्सेज के वेरिएबल में मौजूद है, सॉरी हाँ कोर्सेज के जो हमने वेरिएबल का नाम दिया हुआ उसमें प्राइस का कॉलम मौजूद है, सही है। लेकिन क्या मैं इसको सम करूँगा, नहीं ना, ये तो मतलब एक बेसिक सी उसकी हमें स्ट्रक्चर बताया हुआ है। ये मुझे इसको कंबाइन करना पड़ेगा सबसे पहले किसके साथ, कोर्सेज के साथ भी करना, स्टूडेंट्स के साथ भी करना होगा और रजिस्ट्रेशन के साथ भी करना होगा। 3 कॉलम से हमारे पास, समझें। मार्च को फिलहाल भूल जाएं, अप्रैल को भूल जाएं, क्योंकि मार्च और अप्रैल को मर्ज कर दिया हमने, कंबाइन कर दिया, कॉन्केट कर दिया है, तो फिलहाल उसको भूलें। अब 3 हमारे पास डेटा फ्रेम है, कोर्सेज, स्टूडेंट्स और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। अभी ऊपर हमने काम किया था, हमने स्टूडेंट्स को मर्ज किया था अप्रैल या मार्च के साथ कर रहे थे, अब हम करेंगे रजिस्ट्रेशन के साथ। तो बेसिकली क्या पता चलेगा हमें ये पता चलेगा कि किस स्टूडेंट ने कौन से कोर्स में एनरोलमेंट करी, ऐसे ही लिखते हैं पहले ज़रा इसको। डायरेक्ट किस तरीके से बताएं, रजिस्ट्रेशन वाले को कोर्स आईडी के साथ, हाँ ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। रजिस्ट्रेशन के अंदर हमारे पास कॉलम्स क्या क्या हैं, कोर्स आईडी आ रही है, सही है, और कोर्सेज के अंदर भी क्या आ रही है, कोर्स आईडी आ रही है। तो बिल्कुल हम इसको इस तरह भी मर्ज कर सकते हैं, ठीक है। अगर रेवेन्यू निकालना है क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन डॉट मर्ज और आगे कोर्सेज को कोर्सेज के साथ मर्ज करो। अच्छा, ज्वाइन कौन सा लगाएंगे, रजिस्ट्रेशन में क्या है, उन लोगों का डेटा है जिन्होंने 2 महीने में रजिस्ट्रेशन करवाई है, सही। और कोर्सेज के अंदर एक बेसिक सा स्ट्रक्चर मौजूद है कि इस कोर्स के अगेंस्ट ये प्राइस मौजूद है, ठीक है। तो हमने कुछ ऐसे स्टूडेंट्स देखे, क्या हो रहे हैं, सेव हो रहे हैं मतलब, अच्छा सेम हो रहे हैं, हाँ वो तो हो रहे हैं ना। फिर सवाल ये था कि इनर करेंगे, लेफ्ट करेंगे, आउटर करेंगे। पहले एक काम करते हैं, मैं लिखता हूँ ऑन, हम इनर की मदद से देखते हैं डेटा को किस पे करवाना है, हमने कोर्स आईडी पे करवाना है। अच्छा, इनर ना लिखेंगे, इनर नहीं लिखेंगे तो जब भी वो खुद इनर करता है, बाय डिफ़ॉल्ट वो इनर पे करता है, ठीक है। तो ज़रा देखें, ये डेटा आ गया हमारे पास, स्टूडेंट की आईडी ये है, कोर्स आईडी ये है, कोर्स का नाम ये है, प्राइस ये, ठीक है। तो क्या किया इसने, अब समझिएगा बात को, ये कॉमन पार्ट लेकर आया है, सेंटर वाला पार्ट लेकर आया है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स को ले आया जिसके अगेंस्ट हमें कोर्सेज आईडी मैच हो गई है हमारी। उन स्टूडेंट्स का डेटा ला रहा है जिन स्टूडेंट्स की कोर्सेज आईडी हमारे डेटा के अंदर मौजूद है, मैच कर रही है, सही है जी। आउटर पे होगा, क्या होगा सोच के बताएं। अगर आउटर करेंगे ना, आउटर कैसे होगा, कुछ स्टूडेंट ऐसे जिनके पास नाम नहीं है लेकिन कोर्स आईडी मौजूद है, यानी कोई रोल हुए पहले उनका डेटा अपडेट नहीं हुआ, ये देखा है। तो आज स्टूडेंट्स के हमारे पास वो कोर्स आईडी मौजूद है, स्टूडेंट का नाम नहीं है, स्टूडेंट की आईडी नहीं, लेकिन कोर्स की आईडी है। मतलब उन्होंने फीस पे किया, कोई रोल हुए उन्हें भी देना होता है, तो करवाना चाहिए। फीस तो कोर्स स्टार्ट होने के बाद देंगे ना, जब कोर्स स्टार्ट होगा तो फीस खुद देंगे। कोर्स आईडी मौजूद है, मतलब रोल तो हुए। हाँ भाई, क्या समझ आ रहा है बाकियों को, जी विराट भाई। अच्छा देखें, ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है, लेट से ये सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि हमने उन स्टूडेंट्स को इंक्लूड करना है या नहीं करना। वैसे तो कॉन्सेप्चुअली देखें तो इनको इंक्लूड करना चाहिए, सही है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ पर जाके हाउ में बताता हूँ क्या आउटर, तो अब क्या होगा, हमें स्टूडेंट्स का डेटा नहीं देखने को मिल रहा, मतलब आईडी मौजूद नहीं है उनकी, सॉरी ये कोर्स आईडी है, अच्छा ये स्टूडेंट आईडी है, ये स्टूडेंट आईडी है, यहाँ पे स्टूडेंट आईडी नहीं मिली, सही। लेकिन क्या हुआ, कोर्सेज मैच कर गए, मतलब उन स्टूडेंट्स ने क्या किया है, कोर्सेज में एनरोल किया है। और वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, NumPy और C++। लेकिन इनको जो आईडी असाइन की गई है ना हमारे पास, वो किस में मौजूद नहीं है, रजिस्ट्रेशन किस में मौजूद नहीं है,
रजिस्ट्रेशन मौजूद नहीं है उन स्टूडेंट्स का जिक्र, ये फुल ज्वाइन हो रहा है ये जी। ये कह रही है कि ये क्लास के 2 कोर्सेज हैं, इसमें किसी स्टूडेंट ने अप्लाई नहीं किया है। लेकिन अप्लाई किया है, अप्लाई किया हमारे पास उसका डेटा नहीं है। स्टूडेंट डेटा दिए। देखें दो टेबल है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कोर्सेज। रजिस्ट्रेशन के अंदर सिर्फ 2 चीज़ें हैं हमारे पास, स्टूडेंट आईडी, कोर्स आईडी, 2 कॉलम्स हैं। जबकि कोर्स वाला जो कॉलम है टेबल है उसमें कोर्स आईडी का, तो उसने मैच किया कोर्स आईडी के भी हाफ पे, ठीक है। अब मैच हो या ना हो सबका डेटा लेकर आएगा। तो आपके 3 पार्ट्स बनते हैं। 3 पार्ट्स का मतलब आपके पास ये लेफ़्ट वाला भी बनेगा, सेंटर भी बनेगा और राइट भी बनेगा। लेफ़्ट का मतलब क्या है, अगर मैंने रजिस्ट्रेशन को लेफ़्ट पर रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ हमने, लेफ़्ट पे, हाँ रजिस्ट्रेशन हमारी लेफ़्ट पे, तो मतलब वो स्टूडेंट्स भी ले आओ जिनकी कोर्स आईडी तुम्हें ना मिले। ऐसे स्टूडेंट्स को भी ले आओ जिनकी कोर्स आईडी ना मिले। तो सबसे पहले देखें, अगर कोर्स आईडी नहीं मिलेगी तो उसमें क्या दिखाएगा, वो नल दिखाएगा। कहीं नल दिखा रहा है यहाँ पर? नीचे दिखा रहा नहीं, कोर्स आईडी में कहाँ दिखा रहा है? है। स्टूडेंट आईडी में नल आ रहा है ना, कोर्स आईडी में नल आएगा नहीं आएगा? हाँ भाई, अभी थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं इसमें। यहाँ ये कॉल हो रहा है कोर्स कि आईडी मिल गई है। जी उसे कोर्स आईडी मिल गई है लेकिन उसे स्टूडेंट का नाम नहीं मिल रहा। क्योंकि किसी ने अप्लाई नहीं किया ना, नाम कैसे मिलेगा? तो कोर्स आईडी किसी को तो एनरोल हुआ होगा ना उसमें। ये मर्ज हो रहा है कोर्स आईडी के भी हाथ पे, वहाँ से लेफ्ट पे। तो देखिए, एनरोल होने का मतलब ये एक बंदे को एडमिशन मिला है, सिर्फ फीस पे। हमें चाहिए टोटल रेवेन्यू, जितनी कलेक्शन हमने की, भले स्टूडेंट क्लास अटेंड करता है नहीं करता। अच्छा, इसको डिस्कस करते हैं हम लोग, सही है। फ़िलहाल के लिए हम क्या करते हैं, फ़िलहाल इसको इनर पे चलाते हैं, ठीक है। इनर पे चलाते हैं और हम ये देखते हैं कि इनर में क्या है कि जो सेंटर वाला पार्ट है ना, मतलब उसको हर स्टूडेंट की आईडी भी मिल रही है, सॉरी स्टूडेंट की आईडी नहीं, कोर्स आईडी मिल रही है। और कोर्स आईडी के अगेंस्ट क्या बेसिकली स्टूडेंट आईडी भी है, बल्कि इनर कर रहे हैं ना हम तो, रजिस्ट्रेशन के भी हाफ पे रजिस्ट्रेशन का कॉलम है और कोर्स का कॉलम है। तो मतलब हम दोनों टेबल्स के अंदर देख रहे हैं कि दोनों में कोर्स आईडी मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। कोर्स आईडी मिलनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन में बेसिकली वो वाले कोर्सेज हैं जिन कोर्सेज में इनरोलमेंट हुई है, जिन कोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाई है उनका जिक्र है। और कोर्सेज वाले टेबल के अंदर बेसिकली उन कोर्सेज का जिक्र है जो इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहा है, ऐसा ही है। तो दोनों को मर्ज किया इनर पे, मतलब क्या बन रहा है कि भाई दोनों टेबल में जाके देखो कि हमारे पास कोर्स आईडी मौजूद होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको उठा के ले आएगा, ठीक है, उनको उठा के ले आएगा। मतलब वो वाले कोर्सेज हमें देखने को मिलेंगे जिसमें इनरोलमेंट हुई है, इनरोलमेंट पक्की हुई है। हाँ, लेफ्ट और राइट वाले को हम बाद में ज़रा डिस्कस करते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, हमें वो डेटा देखने को मिल जाएगा कि भाई ये तो पक्के वो कोर्सेज हैं जिसमें स्टूडेंट्स भी हैं, मतलब हाँ नल भी नहीं है, मतलब इसमें तो इनरोलमेंट हुई है, स्टूडेंट्स हैं उन्होंने इनरोलमेंट करवाई है, सही है। अब हमारे पास यहाँ पे कौन सा कॉलम आ गया, प्राइस का कॉलम आ गया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ पर प्राइस निकालेंगे, सिर्फ प्राइस का कॉलम आ जाएगा। इस पर क्या चला देंगे हम, सम चलाएंगे और हमें यहाँ पे एक वैल्यू देखने को मिल जाएगी और वो ये वैल्यू है जिसपे जो हमने टोटल महीने मतलब टोटल 2 मंथ्स के अंदर ये रेवेन्यू जनरेट किया अभी तक, सही है। बाकी इसको आउटर वाले कॉन्सेप्ट को जरा आप लोग भी सोचिएगा, मैं भी सोच रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। बस ये कुछ क्यूरीज हैं जिसको हम एग्जीक्यूट करके नेक्स्ट क्लास में फिर मैटप्लॉटलिब स्टार्ट करेंगे।